ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा फोर्थ डे है, ठीक। वेब डेवलपमेंट का क्लास, बेसिक्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। किसी को पता है वेब डेवलपमेंट क्या होता है? जो हम वेबसाइट देखते हैं, अमेज़न का हो गया, फ्लिपकार्ट का हो गया, गूगल का हो गया, वो सारे हमारे क्या होते हैं? वेबसाइट। वेबसाइट को हम शॉर्ट में बोल रहे हैं वेब। उसी का आज क्या करना है? डेवलपमेंट सीखना है हमें, कैसे डेवलप करता है, जिसमें लैंग्वेज यूज किए जाते हैं जो कि HTML है, CSS है एंड जावास्क्रिप्ट। ये फ्रंट एंड के लिए यूज होता है बेसिकली, नॉर्मली, ठीक है। उसके बाद फिर बैक एंड होता है, आगे बताएंगे फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ठीक। तो जो हमारा वेब डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली क्या करता है? बिल्डिंग द वेबसाइट्स। बिल्डिंग द वेबसाइट्स का मतलब वेबसाइट को बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। इसमें दो तीन पार्ट होता है बेसिकली। फर्स्ट हमारा होता है फ्रंट एंड, सेकंड हमारा बैक एंड एंड थर्ड इज द डेटाबेस, ठीक है। तो फ्रंट एंड में बेसिकली जो हम यूज करते हैं HTML CSS एंड द जावास्क्रिप्ट, ठीक है, लॉजिक लिखने के लिए। और जो बैक एंड में यूज करते हैं हमारा जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, और भी बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। डेटाबेस में हम MySQL यूज करेंगे, ठीक। ये यूज करते हैं बैकएंड के लिए। ये कुछ टूल्स होते हैं, जैसे अब हमें ये कोड तो लिखना है लेकिन उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ हम कोड लिखेंगे। तो हम सिंपली नोटपैड पे भी लिख सकते हैं, और हमारे पास एडवांस टूल आता है VS कोड, ठीक है, वो यूज करते हैं हम टूल्स का। उसके बाद फिर हमारा HTML का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फुल फॉर्म है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, याद कर लेना बढ़िया से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये यूज किया जाता है वेब पेज का स्ट्रक्चर करने के लिए, ठीक। वेबसाइट में हमारा तीन पार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारा वेबसाइट जो बन रहा है जिसका कोई स्ट्रक्चर होगा, ठीक। मीन्स जैसे ह्यूमन बॉडी की बात करें तो जो हमारा स्केलेटन होता है। सेकंड इज द स्टाइलिंग पार्ट, ठीक। जब हम स्टाइल करेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं? कलर हो सकता है और मोटा पतला हो सकता है। वैसे जब हम वेबसाइट डिजाइन करेंगे तो वेबसाइट्स का भी हमारा कोई कलर्स होगा, फिर थिकनेस होगा, कुछ इमेज इंसर्ट करेंगे, मतलब जो स्टाइलिंग का पार्ट हमारा होगा, ठीक, बेसिकली वो हमारा CSS करता है और ये HTML करता है स्ट्रक्चरिंग का, ठीक। एंड जो थर्ड वन है वो हमारा स्टाइल हो गया। उसके बाद फिर फंक्शनिंग होता है वेबसाइट का, ठीक। फंक्शनिंग मतलब जैसे कोई ह्यूमन है, वो फंक्शन क्या कर सकता है? कहीं भी घूम सकता है, ठीक, थिंक कर सकता है। वैसे जो हमारा वेबसाइट का पार्ट होता है उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखते होंगे वेबसाइट पे क्रॉस लिखा रहता है, तो हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है? वो क्लोज हो जाता है। वो हमारा फंक्शनिंग का पार्ट हो गया, ठीक। उसके बाद फिर जो हम HTML का फाइल है उसको जो सेव करते हैं .html एक्सटेंशन के साथ। किसके साथ? .html, ठीक। इसको हम रन कहाँ करते हैं? ब्राउजर पे रन करते हैं। ये एग्जांपल है बेसिकली, जो हम नॉर्मल HTML जब बनाएंगे फाइल, उसका स्ट्रक्चर है HTML, फिर हेड, देन द टाइटल, फिर अभी इसको एक्सप्लेन में डिफाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर CSS है। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक। इसको बेसिकली हम स्टाइल्स एंड द फॉन्ट, कलर्स, फॉन्ट, ये डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं। ये जैसे डिफाइन किया हुआ एक एग्जांपल है, नॉर्मल कलर ब्लू, फिर फॉन्ट साइज 30 पिक्सल एंड द टेक्स्ट अलाइनमेंट इज द सेंटर। वहां पे हम क्या करते थे? बेसिकली ग्राफिकली यूज करते थे। क्या? लेफ्ट अलाइनमेंट पे क्लिक कर दिया, हमारा जो टेक्स्ट है लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया, ठीक है। सेंटर अलाइनमेंट करना हुआ, आ जाओ कमेंट।
वो सेंटर पे क्लिक कर दिए तो हमारा सेंटर अलाइनमेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये फिर HTML के कुछ टैग्स हैं। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं HTML इसको पढ़ना बढ़िया से। पहले अब ये जैसे वेबसाइट तो हम बना लिए, लेकिन वेबसाइट डिप्लॉयमेंट करने से पहले हमें जरूरी है नेटवर्किंग के बारे में कुछ समझना। ठीक है, कि नेटवर्किंग काम कैसे करता है। इसको क्या हो गया, तो ये नेटवर्क का डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? कुछ है आइडिया नेटवर्क क्या होता है? हमारा डिवाइस होता है। ठीक, ये जैसे कोई भी डिवाइस है हमारा, सर्वर के बारे में बढ़िया से बताए थे सर्वर क्या होता है। ठीक, ये जैसे हमारा कोई एक डिवाइस है, डेस्कटॉप पीसी कुछ भी है। ठीक, ये हमारा दूसरा डिवाइस है, और ये कहीं एक बैकएंड में हमारा क्या है, सर्वर है। ठीक है, ये हमारा PC1 है, ये PC2 है। ठीक, बीच में हमारा कहीं राउटर लगा होता है। ठीक है, या फिर राउटर के जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे फोन का नेटवर्किंग होता है, हमारा सिम डला होता है, उससे नेटवर्किंग होता है। तो ये जो हमारा एक पीसी है, ये दूसरा पीसी है, ये पहले तो हमारा किससे कनेक्ट होगा, राउटर से। या फिर हमारा स्मार्टफोन्स हो गया, स्मार्टफोन्स भी अगर हम वाईफाई से यूज कर रहे हैं तो ये भी हमारा नेटवर्क से, राउटर से कनेक्ट होगा। या तो फिर इसमें अगर सिम डला है तो ये हमारा किससे, डायरेक्ट टावर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसमें अब ये जो हमारा नेटवर्क है ये क्या करता है, सर्वर से कनेक्टेड रहता है। जैसे यहां बंदा किसी ने कुछ रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट क्या कर सकता है, जैसे कुछ भी इमेज का रिक्वेस्ट कर सकता है, इमेज इसको चाहिए, तो ये किसके पास जाएगा, राउटर के पास, वहां से भेजेगा सर्वर के पास। सर्वर उसमें डेटा फाइंड करेगा कि क्या इमेज इस टाइप का है मेरे पास, अगर होगा तो इसको रिस्पॉन्स कर देगा और फिर ये वापस इसको सेंड कर देगा। ठीक, जैसे ये व्हाट्सएप से कुछ भेज रहा है तो व्हाट्सएप पे भेजेगा तो सबसे पहले राउटर के पास जाएगा, ISP के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर वहां से चला जाएगा सर्वर के पास। फिर जो दूसरा होगा ये देखिएगा कि किसके पास हमें सेंड करना है, उसका IP एड्रेस फाइंड करेगा, फिर यहां से दूसरे PC के पास चला जाएगा। कुछ है बेसिक समझ में? फिर से समझना, ये इसमें दिया हुआ है, देखो एक एग्जांपल, ये हमारा सर्वर है। ठीक, जो कि 24/7 क्या करता है, रन करते रहता है बैकएंड में। सर्वर हमारा क्या करता है, 24 घंटा चलते रहता है। ये हमारा एक पीसी है, ये दूसरा पीसी है, तीसरा पीसी है। ठीक, इसका कोई एक यूनिक IP एड्रेस होता है, जैसे हमारा कोई घर का एड्रेस होता है लोकेशन, वैसे ही इनका क्या होता है, IP एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, वो इसको फाइंड करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन से डिवाइस है, हमारा डिवाइस का नाम। ठीक है, यहां से फिर ये हमारा एक नेटवर्क कनेक्टेड है इससे, जैसे फोन से हम कॉल करते हैं किसी को तो ये सारा कनेक्टेड रहता है ना एक दूसरे से फोन, तो यही बात कर रहे हैं। ये हमारा जो कनेक्शन होता है ना एक दूसरे से पीसी का, उसी को हम बोलते हैं नेटवर्किंग। ठीक है, और यही नेटवर्किंग जो हमारा इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, तो फिर हमारा क्या हो गया, इंटरनेट, है ना। इंटरनेट बेसिकली इंटर प्लस नेट, दो से बना है। नेट मीन्स नेटवर्किंग और इंटर मीन्स इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा नेटवर्किंग हो उसी को बोलते हैं क्या, इंटरनेट। लिखा हुआ है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, नेटवर्क बढ़िया समझ में आ गया। आगे आता है बारी इंटरनेट वर्क कैसे करता है। ठीक है, जैसे हम बताए थे उस दिन कि ये हमारा कोई क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट मतलब हम यूजर्स कोई भी हो गए, ये कुछ भी रिक्वेस्ट किया किसके पास, सर्वर के पास, कुछ भी जैसे फाइंड करने को, इमेज सर्च किया, गूगल का ही इमेज सर्च कर लिया, तो ये हमारा ISP के पास जाता है। ISP बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि एयरटेल हो गया और जियो हो गया। ठीक है, फिर ये भेजता है रिक्वेस्ट DNS को, ये हमारा सर्वर है, डोमेन नेम सिस्टम, जहां पे फाइंड करता है, इंडेक्सिंग करता है कि वो चीज हमारे पास है या नहीं है। अगर हुआ तो वहीं वो सर्वर ISP को रिस्पॉन्स कर देगा, वहां से जो हमारा यूजर होगा ना उसको भेज देगा क्लाइंट को वापस, किसके माध्यम से, IP एड्रेस के माध्यम से। IP एड्रेस क्या करता है, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है कि हमारा कौन सा डिवाइस है।
इसके बाद फिर आती है वेबसाइट्स की बारी। वेबसाइट में क्या होता है, जैसे हम अमेजोन सर्च किए, ठीक है, तो अमेजोन सर्च किए तो अमेजोन का वो बेसिकली क्या क्या लगता है वैसे कि ब्राउजर हमारा अमेजोन डायरेक्ट वेबसाइट जो दिखता है वो आ जाता है। वो काम कैसे करता है, तो जो हमारा वेबसाइट है ये जैसे ये अमेजोन का सर्वर है, ठीक, कंप्यूटर बड़ा सा जिसमें हम अमेजोन सर्च किए वेबसाइट, तो वो क्या करता है रिस्पॉन्स में, हमें अभी बताया ना HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट ये हमारा फ्रंट एंड में यूज होता है, ठीक, तो इसका वो फाइल भेजता है और उस फाइल को हमारा जो ब्राउजर है वो क्या करता है, रन करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखना, ये जैसे हमारा गूगल है, ठीक, यहां पे हम सर्च किए अमेजोन, ठीक है, तो ये अमेजोन ओपन हो गया। अब ये फाइल तो डायरेक्ट ओपन हो गया हमारा वेबसाइट, लेकिन ये वेबसाइट रियली में दिख रहा है, बढ़िया लुक एंड फील है इसका, लेकिन ये कैसे है, इसका HTML और CSS लिखा हुआ है। चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, व्यू सोर्स पेज पे जाते हैं, ठीक है, ये हमारा इंस्पेक्ट एलिमेंट है, यहां पे देखेंगे तो देखो पूरा हमारा एक कोड लिखा हुआ है कि नहीं। अब इसमें कुछ जैसे चेंज करेंगे, पहले एलिमेंट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, ये देखो ये हमारा अपडेट लोकेशन है, ये इसी लाइन से हमारा क्या दिख रहा है, इस लाइन से हमारा अपडेट लोकेशन दिख रहा है। अगर इसको यहां से हम चेंज करते हैं, लोकेशन को हटा देते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे अपडेट केवल रह गया। कैसे काम कर रहा है ये, कोडिंग से कर रहा है सारा ना, ठीक है। वैसे ही आगे जो भी एलिमेंट हमें चेक करना हो कि एलिमेंट कौन सा कहाँ पे है, तो उसके लिए ये हमारा सेलेक्ट टूल होता है यहाँ से, और जैसे हम चाहते हैं इंग्लिश कहाँ लिखा हुआ है, ठीक, इसको हम टेक्स्ट चेंज करना चाहते हैं, तो एक हमारा डिव दिया हुआ है, इसमें टैग EN लिखा है, EN मीन्स इंग्लिश। अगर इसको हम कल को चल कर हिंदी कर देते हैं, ठीक है, हो गया हिंदी है। तो ये अभी ये क्या कहाँ काम कर रहा है, कुछ आइडिया है। एक दो चीज हम बताए थे, एक हमारा क्लाइंट साइड होता है और एक सर्वर साइड होता है। क्लाइंट साइड मतलब ये हमारा यूजर का इंटरफेस, और जो सर्वर साइड होता है वो बैकएंड होता है हमारा, जहां से डेटा आ रहा है। तो अभी हम ये कहाँ चेंज कर रहे हैं, केवल नॉर्मल ब्राउजर पे, हम अपने ब्राउजर पे चेंज कर रहे हैं, तो ये हमारा क्लाइंट साइड चेंज हो रहा है, ना कि हमारा सर्वर में कुछ चेंजिंग हो रहा है। इसको हम जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा वापस हमारा कहाँ से लाएगा, गूगल से वापस सर्वर से डेटा लाएगा ना, तो ये जो हमारा पहले से था वही सारा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कहीं हम आज यहाँ चेंज कर दिए तो हमारा कल को ये चेंज रहे हमेशा, नहीं वैसा होगा ना। उसको करने के लिए हम खुद का कोड अपना लिखेंगे, सारे जितने कोड लिखेंगे वहां से हमारा चेंजिंग होगा कुछ भी, ये ऐसे काम करता है, ठीक है। बाकी ये फिर लैंग्वेजेस दिया हुआ है, जब हम बताए ना 3 पार्ट होता है, एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, एक डेटाबेस होता है, ठीक। फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये बेसिकली मेन 3 यूज किया जाता है। ये जो हमारा बूटस्ट्रैप है और ये टेलविन है, ये फ्रेमवर्क है CSS का, ठीक। ये जो हमारा CSS है स्टाइलिंग का, इसका एक क्या है, फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क मीन्स ये हमें कुछ ऐसे बने बनाए स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसको हम यूज कर सकते हैं। जब हम कोड लिखते हैं तो पूरा स्क्रैच से लिखते हैं, स्क्रैच मीन्स स्टार्टिंग से, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से। लेकिन हम चाहते हैं कि कोई कोई हमारा कुछ कुछ एलिमेंट हो पहले से बना बनाया है। जैसे हर साइट में देखते हैं ऊपर एक हेडर होता है, ठीक, जिसमें होम रहता है, लोगो लगा रहता है, अबाउट अस का सेक्शन रहता है, वो तो सब में डिफॉल्ट होता है। तो जो हमारा बूटस्ट्रैप है ना, वो क्या किया है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन करके दे दिया गया है जिसको हम यूज कर सकते हैं आराम से इजिली। फिर आता है सेकंड इज द बैकएंड। बैकएंड बताया ना, जो ये यूज होता है किसमें, बैकएंड लैंग्वेज के लिए, कोई भी लॉजिक डिफाइन करने के लिए। उसके लिए एक्सप्रेस जेएस है, नोड जेएस है, या हम पाइथन यूज कर सकते हैं, या हम जावा यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हमारे लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के, ठीक है। फिर अगला आता है डेटाबेस। डेटाबेस मीन्स डेटा स्टोर करना, ठीक है। एक तो हम लॉजिक लिख लिए, अब हम चाहते हैं यूजर का जैसे फॉर्म हम फिल करते हैं तो फॉर्म का डेटा भी तो हमारा कहीं स्टोर होता होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं SQL का स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एंड द सेकंड इज द MongoDB, ठीक है।
HTML बता दिया क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि किसके लिए यूज किया जाता है, वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए एंड द फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, अब HTML का यूज करके हम क्या कर सकते हैं ये देखना ध्यान से। ठीक है, जैसे ये हमारा एक क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है। क्या, द 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। इसी को अगर हम HTML से लिखते हैं, ठीक, तो इसको स्ट्रक्चर यानी कि फॉर्मेट करके लिख सकते हैं। कैसे, बुलेट्स लगा दिए हम, ठीक है, उसके बाद फिर ये सेकंड बुलेट से लिक्विड, तो ये जो 2 है हमारा क्या है, इसको क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट। ठीक, ये और जो स्क्वायर रहता है उसको सुपर स्क्रिप्ट। ठीक, तो ये हमारा क्या है, फॉर्मेटिंग हो रहा है, ऐसे हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं ना तो कुछ एलिमेंट्स से होता है। जैसे हमारा कुछ भी डिफाइन करना हुआ, यदि हम पैराग्राफ लिख रहे हैं कोई भी, ठीक है, तो पैराग्राफ के लिए बेसिकली हम यूज करते हैं पी टैग। पी क्या डिफाइन करता है, पैराग्राफ, जिसमें हम कंटेंट लिख सकते हैं कुछ भी। फिर सेकंड वन इज द हेडिंग, H1 से लेकर के H6 तक होता है। ठीक है, H1 हमारा सबसे मेन हेडिंग होता है, जो कि फॉन्ट साइज में बड़ा होगा और बोल्ड भी काफी ज्यादा होगा, तो वो मेन हेडिंग हो गया। फिर H2 हो गया, उससे कम मेन, H3 उससे कम। ठीक है, वैसे जब कम करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो प्रायोरिटी होता है हेडिंग का वो हमारा कम होते जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड हमारा इमेज टैग है। इमेज टैग हम यूज किस लिए करते हैं, इमेज को इंसर्ट करने के लिए। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं है सब, थोड़ा बहुत? ये बेसिकली जो कोर्स है पूरे 6-7 महीने का होता है, तो कोशिश कर रहे एक दिन में समझाने का। ठीक है, जितना समझ पाए उतना समझो। फिर वैसे देखो कुछ टैग्स है हमारा। इंडेंटेशन बताए थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इंडेंटेशन नहीं बताए थे? कैसे तुम लोग झूठ बोल रही हो सब। ये जो है ये क्या था, ये सेपरेट करने के लिए जब हम बुलेट्स लगाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो ये क्या हो रहा है, इंडेंटेशन हो रहा है। ठीक, इंडेंटेशन का मतलब क्या हो रहा है कि ये सीक्वेंस से आ रहा है। जैसे हम पहला, ये कोई हेडिंग है, ठीक है, तो हेडिंग हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वही हमारा आगे इसका कुछ पॉइंट्स है वो कुछ हटके ही स्पेस ले रहा है ना। फिर अगला हेडिंग है, ये भी इसके बराबर का स्टार्ट हो रहा है। दैट इज नथिंग बट द इंडेंटेशन। ठीक है, इसको शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम क्लिक कर दिए, ठीक, और इसको शिफ्ट करेंगे, हो रहा है शिफ्ट, ये इंडेंटेशन है, इसी को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो ये HTML में या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इससे हमारा क्या रहता है, कोड का फॉर्मेटिंग जो होता है ना वो प्रॉपर होता है और सही से दिखता है। फिर अगला आ गया पैराग्राफ एलिमेंट। पैराग्राफ लिखने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है इसमें बोल्ड। जब हम कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो ये बी टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसमें हम देख रहे होंगे हर जगह हमारा क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल लगा हुआ है। ये हमारा एलिमेंट को स्टार्ट करता है और क्लोज करने के लिए इसी एलिमेंट से जस्ट पहले बैक स्लैश का यूज करते हैं। 2 स्लैश होता है, ये हमारा बैक स्लैश होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है। ठीक है, ये हमारा बैकवर्ड की तरफ आ रहा है तो बैकवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश। कीबोर्ड में सिंबल्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हैशटैग। फिर ये डॉलर, इसको इसको एस्ट्रिक या फिर स्टार। ठीक है, और हमारा 3 ब्रैकेट होता है, एक ये ब्रैकेट होता है, एक ये होता है और फिर एक ये होता है। ये कौन सा ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। ये
ठीक, इसको हम करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, करली ब्रेसेस, ये हमारा मिडल ब्रैकेट होता है, और इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में, इसको एस्ट्रिक बोलते हैं, इसको एम्परसेंट बोलते हैं, इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर बोलते हैं, हर जगह अलग अलग यूज है तो अलग अलग नाम से बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखो बोल्ड हमारा क्या कर रहा है, टेक्स्ट को बोल्ड कर रहा है, इटैलिक थोड़ा कर्व कर रहा है, एंड द अंडरलाइन अंडरलाइन कर रहा है। केवल ये सब देख रहे हैं कि सुन रहे हैं, लिख एक ही दो लोग रहे हैं बस केवल, और ये लास्ट में जब पूछेंगे तब कुछ नहीं पता होगा। हेडिंग कितना टैग होता है, हेडिंग में 6 टैग होता है, H1 से लेके H6 तक, लिखते भी चलना है साथ साथ में। ठीक है, अब बात आती है जैसे एक टैग है तो क्या हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिख सकते हैं? जैसे एक हमारा पैराग्राफ टैग है, पीछे वाला पंखा बंद कर दो ये। ठीक है, नेस्टिंग मीन्स क्या होता है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिखा हो। ठीक है, इसको हम ऐसे बेसिकली समझ सकते हैं, ये जैसे हमारा पी टैग लिखा हुआ है, ठीक, पैराग्राफ के अंदर हेलो लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा ये बी टैग है, बी मीन्स क्या होता है, बोल्ड, इसके अंदर वर्ल्ड लिख दिए। ठीक, फिर यहाँ हमारा बी टैग क्लोज हो गया, फिर यहाँ पे हमारा पी टैग क्लोज हो गया, पी मीन्स पैराग्राफ टैग। क्या ये सही है? कोड रन करेगा, इंडेंटेशन हो रहा है एक टैग के अंदर, ये हमारा दूसरा टैग आ रहा है। ठीक, आगे भी नेस्टिंग देखेंगे, सारा नेस्टिंग से ही यूज होता है। हेडिंग टैग बताएं, H1 से लेके H6 तक होता है। H1 हमारा सबसे मेन हेडिंग होता है, H2 उससे कम, H3 उससे कम, H4 उससे कम। ठीक है, फिर अगला आता है बॉयलर प्लेट कोड। ठीक, ये मतलब ये बेसिकली समझ सकते हो कि कोडिंग करने, जब हम HTML लिखते हैं उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के लिए इतने कोड का होना जरूरी होता है। जरूरी मीन्स ये नहीं भी लिखेंगे तो तब भी काम चल जाएगा, लेकिन एक होता है ना कि नींव बनाना हुआ। ठीक है, जैसे घर बना रहे हैं तो बिना इसके भी, बीम के भी तो घर बन सकता है, लेकिन रहेगा तो ज्यादा सही है, आगे सेफ्टी होगा। तो ये हमारा कुछ बॉयलर प्लेट्स कोड है, जैसे स्टार्टिंग में हमारा HTML से स्टार्ट होता है, ये सबसे जाके नीचे क्लोज हो रहा होगा बॉडी के बाद। फिर उसके अंदर आता है हेड टैग। ठीक है, जो हेड टैग काम करता है वो क्या करता है, डेटा अबाउट डेटा, मीन्स हमारा ये क्या है, टाइटल एक हमारा डेटा है, स्टाइल हम कुछ भी ऐड कर रहे हो वो भी हमारा क्या है, एक डेटा है। तो जो डेटा के बारे में डेटा रखे उसको बोलते हैं हेड टैग। ठीक है, इसके अंदर हमारा एक टाइटल आ जाता है, टाइटल बार कौन सा है इसमें, ये टाइटल पूरा है डेस्कटॉप है, नीचे वाला क्या बोलते हैं, टास्क बार, और टाइटल बार किसे बोलते हैं, ऊपर वाले को। तो जो इसमें टाइटल लिखा हुआ ये क्या है, हमारा टाइटल ही तो है। तो जब इसको लिखना होता है वो हम टाइटल से लिखते हैं। एग्जांपल करके देखे, इसको हम अब नोटपैड से भी हम कर सकते हैं। ये नोटपैड होता है, ये हर जगह मिल जाएगा नोटपैड। ठीक है, इसमें जब हम कोड लिखते हैं, जैसे हम पैराग्राफ कुछ लिखना हुआ तो सिंपली हम पी टैग लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हम लिख देंगे। ठीक, ये हम पैराग्राफ लिख दिए। अब बात आती है इसको रन करने के लिए, सेव करने के लिए। तो इसको रन एंड सेव कैसे करेंगे, कंट्रोल एस से हमारा फाइल सेव होता है कोई भी। ठीक, इसका एक्सटेंशन क्या बताए हैं, .txt एक्सटेंशन बताए हैं HTML का। ये HTML का फाइल हम बना रहे हैं ना, पैराग्राफ सिंपल अगर हमारा टेक्स्ट का होता तो हम टेक्स्ट लिखते, इसमें कुछ टैग्स लगे हैं, मीन्स ये HTML का हमारा फाइल है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे किस नाम से, .html से, और बाकी हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, बस लास्ट में हमें यह ध्यान देना है कि हमारा .html हो।
ठीक है, इसको जैसे हम सेव करते हैं, कहां सेव किए हैं, डाउनलोड में, ये हमारा है फाइल hello dunia.html, इसको जैसे ही ओपन कर रहे हैं तो ये हमारा फाइल ओपन हो गया, दिख रहा है आउटपुट कि नहीं। ठीक, बाय डिफॉल्ट हमारे लेफ्ट में, अभी इसमें पैडिंग होता है, मार्जिन होता है, वो सारे चीजें देखेंगे क्या होता है। ठीक है, आगे अब देखो समझो। और ये हमारा इंडेंटेशन है, एक टैग के अंदर दूसरा टैग, लेकिन क्या हो रहा है, थोड़ा सा आगे हटके यूज हो रहा है। वैसे जब हमसे बॉयलर प्लेट कोड में बताए थे तब ये हमारा HTML यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो क्लोज भी इसी के जस्ट सामने हो रहा है। ये हमारा हेड टैग हो गया, ये बॉडी टैग हो गया। हमें टाइटल देखना था ना लिख करके, तो टाइटल देख लेते हैं। ये कोड इसमें टाइप कर रहे हैं तो देखो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो जो हमारे पास और भी एडवांस टूल्स हैं हम उसका यूज करेंगे। तो जैसे हम बताए थे VS कोड एक होता है, विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, उसका हम यूज करते हैं इसमें। इसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल करने के लिए हम बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी हम जैसे फोल्डर हमको यहाँ बना रहे हैं अभी, ठीक, हम HTML सीख रहे हैं तो HTML के नाम से एक फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, और इसको हमें कोड में खोलना है, VS कोड में, इस फोल्डर को। तो राइट क्लिक करना है और उसके बाद फिर यहाँ आता है ओपन विथ अ कोड। ठीक, अब यहाँ पे जो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे ना, वो यहाँ पे क्रिएट होगा हमारा, क्योंकि यही फाइल तो हमारे HTML में ओपन हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइल का नाम HTML, फोल्डर का नाम। ठीक, ये हमारा क्या है, फोल्डर का आइकन है, ये हमारा फाइल का आइकन है। तो अगर हम फोल्डर पे क्रिएट कर रहे हैं और जो भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट किए वो हमारा फोल्डर क्रिएट हो गया, आ गया ऑटोमेटिक। वैसे अगर हम कोई फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो यह हमारा फाइल हो जाएगा क्रिएट, ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। ठीक है, अब ये हमारा क्या HTML एक्सटेंशन से बनता है ना फाइल, और तो इसको हम क्रिएट करते हैं। अब कई लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि index.html हम क्यों लिखे, कुछ और भी तो लिख सकते थे। .html तो समझ में आ रहा है ना कि हमारा फाइल का एक्सटेंशन है, लेकिन हम इंडेक्स का यूज क्यों किए, बताए थे इंडेक्सिंग के बारे में कि गूगल पे हम कुछ भी चीज सर्च करते हैं तो इंडेक्सिंग से होता है हमारा सर्च। इसमें भी जैसे हम एक अभी फाइल बना रहे हैं ना, HTML का हो गया, वैसे ही कल को चल के यहाँ पे CSS का एक फाइल बनेगा। ठीक है, और CSS के बाद फिर हमारा क्या बनेगा, जावास्क्रिप्ट का फाइल बनेगा, और भी बहुत सारे यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर बनेंगे। ठीक है, तो ये हमें ओपन फोल्डर से हटा दो इसे। तो जितने भी फाइल्स एंड फोल्डर बनेंगे, अब हम ये ब्राउजर पे रन कर रहे हैं इसको। ठीक, तो रन करेंगे तो गूगल को, ये हमारा ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइल हमारा मेन फाइल है, उसको पता तो चलना चाहिए ना। तो वहां जो हमारा डिफाइन कर दिया जाता है index.html डिफाइन कर दिया जाता है। अब ये हमारा एक HTML का पेज हो गया। वैसे ही जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का अलग पेज होता है, साइन अप का अलग पेज होता है, फॉर्म भरते हैं उसका अलग पेज होता है। तो वैसे यहाँ form.html, फिर आगे login.html, पेजेस क्रिएट करेंगे। अबाउट अस का क्रिएट करना होता है, अबाउट us.html क्रिएट करेंगे। बहुत बात करते हो तुम, तुम्ही को बोल रहे, उधर नहीं देखना है। हाँ पवन, ठीक है। अब इसमें क्रिएट करने के लिए बॉयलर प्लेट कोड बताए थे, बेसिक हमारा जो कोड होता है। तो क्या करना है, सिंपली एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, इसे क्लिक करके और एंटर क्रिएट कर देंगे। जैसे ही करते हैं वैसे हमारा जो मेन बेसिक कोड है बॉयलर प्लेट, वो हमारा क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें भी ये लाइन क्या कर रहा है मत ध्यान दो, क्योंकि ज्यादा समझाएंगे तो भी समझ में आएगा नहीं। ठीक है, फिर ये भी इसको रिमूव ही कर दे रहे हम। ठीक, इसका कोई मतलब है नहीं। ये जो हमारा ऊपर वाला है ये क्या डिफाइन करता है, डॉक टाइप HTML। जैसे कहते हैं ना कि वर्जन अपडेट हो रहा है, वैसे हमारा वर्जन डिफाइन कर रहा है कि HTML ये 5 है। ठीक, ये हमारा HTML का मेन टैग है, इसका जो हमारा लैंग्वेज वो इंग्लिश में है, तो ये लैंग्वेज इंग्लिश हो गया। हेड टैग हमारा क्या करता है, मेटा डेटा स्टोर करता है।
इसमें टाइटल दिया हुआ है क्या, डॉक्यूमेंट। अब इसको रन करके देख लो ब्राउजर पे। ये जैसे हम फाइल सेव किए हैं तो ये फाइल हमारा यहाँ सेव है index.html। इसको डबल क्लिक करते हैं तो ये रन हो गया। ठीक है, इसका टाइटल क्या लिखा हुआ था, टाइटल क्या लिखा हुआ था, टाइटल यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ टाइटल क्या आ रहा है ऊपर। अगर इसको हम चेंज करते हैं यहां से तो क्या चेंज होगा, ये ठीक है। अब इसको अगर हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव हो गया, और फिर इसको यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, फर्स्ट पेज हो गया। तो ये रिफ्रेश करने से क्यों नहीं चेंज हो रहा है कि हम पहले लिखे थे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ था, अब भी तो हम चेंज किए कोड में, लेकिन ये फर्स्ट पेज ही क्यों आ रहा है, डॉक्यूमेंट क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हम बैकएंड में चेंज कर रहे हैं अपना। ठीक है, ये हमारा ये डेटा हमारा कहाँ से आ रहा है, इस कोड से आ रहा है, तो हम यहाँ कोड में चेंज किए है ना। इसको अगर यही सेम ब्राउजर में चेंज करते हैं तो ये कुछ समय के लिए केवल चेंज होगा। ठीक है, यहाँ फर्स्ट पेज लिखा है, अगर यहाँ हम कुछ भी लिख देते हैं तो ये भी हमारा चेंज हो गया, लेकिन कुछ समय के लिए। जैसे हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो ये डेटा हमारा कहाँ से रिसीव कर रहा है, यहां से, तो यहाँ वाला डेटा वहां हमेशा दिखेगा। टाइटल समझ में आएगा किस लिए यूज कर रहे हैं, टाइटल के लिए। और अब बाकी जितना कंटेंट होता है, जो हमें कंटेंट शो करना होता है, वो सारा हमारा बॉडी के अंदर होता है। ठीक, बॉडी के अंदर भी 3 पार्ट होता है, एक हमारा हेडर होता है, एक मेन सेक्शन होता है, एक फुटर होता है। जैसे अगर हम ये वेबसाइट देखें, इसमें ये जो हमारा सेक्शन है ये हेडर का है, जो टॉप सेक्शन है। ठीक, ये सबसे टॉप पे रहेगा। स्क्रॉल भी अगर हम करते हैं तो हमारा टॉप पे ही है फिक्स। ठीक, ये हमारा फुटर है जो कि सबसे नीचे है। बाकी ये जो मेन कंटेंट है वो हमारा सारा क्या है, बीच में है। वैसे ही अगर हम इसमें कुछ भी कोड लिखते हैं तो इसके अंदर हम एक मेन सेक्शन बना लेंगे और फिर एक हेडर, एक फुटर। बाद की बात है, वो जब ये इसलिए यूज करते हैं ना, जब हमारा वेबसाइट एसईओ करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जैसे ये होता है ना कि हम कोई भी वेबसाइट देखते हैं तो अगर हम अमेजोन का वेबसाइट सर्च किए तो क्यों हमारा अमेजोन ही टॉप पे दिखता है और किसी का वेबसाइट क्यों नहीं दिखता है, हो सकता है। या फिर एक नाम से तो कई सारे वेबसाइट होंगे ना, तो क्यों टॉप पे आता है। जैसे हम बीटेक कॉलेज ही सर्च किए तो जो हमारा टॉप पे आ रहा है, ये क्यों टॉप पे आ रहा है, इसका एसईओ होगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जो सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किए जाते हैं सबसे टॉप पे आते हैं, लेकिन ये हमारा उससे नहीं आ रहा है, ये एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है हमारा। यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये प्रमोशन किया गया उससे दिखा रहा है, लेकिन जो हमारा मेन वेबसाइट दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है। ठीक, यहाँ कहीं नहीं स्पॉन्सर लिखा हुआ है, तो ये हमारा सबसे टॉप पे दिख रहा है। मतलब जो उसको ये जो वेबसाइट बना है ना, उसका एक तो हाई रैंकिंग है, बहुत ज्यादा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, लोगों ने सर्च किया है। फिर उसके बाद फिर ये आ रहा है, फिर NSIT जो भी है ऐसे मतलब वेबसाइट है, वो जो टॉप पे दिख रहे हैं, वो सब डिटेल में बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ में तुम लोग को नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिक यहाँ से हम समझते हैं। अब इसके अंदर हमें पैराग्राफ कोई भी लिखना होता है तो पी टैग से क्या बताए थे, पैराग्राफ लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, केवल पी टैग यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम पी लिख करके एंटर मार रहे हैं तो हमारा पैराग्राफ टैग ऑटोमेटिक क्रिएट हो जा रहा है। ठीक, पैराग्राफ में कुछ भी लिख दिए, हो गया। उसके बाद फिर जैसे हम हेडिंग लिखना हो तो H1 लिखेंगे, वैसे ही हमारा हेडिंग टैग क्रिएट हो जाएगा। ठीक, H2 अगर इसमें हमें कुछ बोल्ड करना हो, जैसे ये सेक्शन हमें बोल्ड के अंदर कुछ लिखना है तो बी टैग यूज किए। उसके बाद फिर जो लिखेंगे हमारे बी टैग के अंदर आ रहा है ना, तो ये हमारा चीज बोल्ड होगा। ठीक, देखने के लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे अपना, दिख रहा है ये बोल्ड तो हमारा पहले से ही है क्योंकि ये हेडिंग टैग है ना, हेडिंग टैग के अंदर पहले से कंटेंट बोल्ड होता है। अगर हम कुछ भी पैराग्राफ में अगर लिख के देखें, ये बी टैग है तो ये बी टैग के अंदर जो हम लिखते हैं वो हमारा बोल्ड होता है। ये आ रहा है बोल्ड, दिख रहा है ना, बोल्ड है इतना, 4 वर्ड लेटर। ठीक, इस पे कुछ हम फाइल बना के देखते हैं, वैसे हमारा पता चलेगा कि क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है,
फाइल क्रिएट करके। तो जो हम पोर्टफोलियो बनाए थे अपना, जैसे कुछ भी हम अपना, वो पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है, हमारे बारे में कुछ भी वो हम क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, या पोर्टफोलियो या फिर जो सीवी या फिर रिज्यूमे होता है, ठीक, उसके बारे में तो एक हम सिंपल क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इंडिटेशन ऑटोमेटिक हमारा हो रहा है ना, बॉडी के अंदर पैराग्राफ आ रहा है, हेड के अंदर टाइटल आ रहा है। सबसे पहले हम अपना नाम लिखेंगे। टाइटल में सबसे टॉप पे हमारा क्या होता है, नेम होता है। ठीक, तो यहाँ पे हम नेम डाल देंगे। नेम लिखने के लिए हम कोई टैग यूज करेंगे ना, जैसे हमारा हेडिंग टैग में लिखेंगे तो H1 टैग लिए, उसमें हम नाम डाल दिए। ठीक है, ये हमारा आ गया। इसके बाद फिर हमारा क्या आता है, कुछ पैराग्राफ्स हो गया। पैराग्राफ में जैसे एड्रेस यहाँ का हो जाएगा, तो एड्रेस हमारा किस में, बोल्ड में होगा, तो बी टैग में लिखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ एड्रेस डाल लेंगे। ठीक है, अब इसको हम सेव कर दिए और यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारा आ रहा है। ठीक, वैसे ही आगे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ये हमारा। फिर आगे कुछ पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि यहाँ क्या क्या कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, ऑनलाइन कोचिंग होता है, ऑफलाइन कोचिंग होता है, जो भी, तो वो बुलेट्स पॉइंट में लिख सकते हैं, आगे वो भी बताते हैं। इंडेंटेशन समझ में आ गया। फिर अगला आता है लिस्ट। ठीक, जैसे हम ये पॉइंट में लिखते हैं, ये हमारा कौन सा लिस्ट है, ये लिस्ट कौन सा है, और ये लिस्ट हम दो बताए थे, एक 1 2 चलता है, फिर ये स्टार और सर्कल में चलता है, क्या है ये, अनऑर्डर्ड होता है। ठीक, ये क्या है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ठीक, उसी को यहाँ ये क्रिएट हो रहा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, इसको लिए हम यूएल टैग से स्टार्ट करते हैं। ठीक, यूएल मींस क्या हो गया हमारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ओएल मींस ऑर्डर्ड लिस्ट, और एलआई मतलब होता है लिस्ट आइटम। अब जितना भी हमें इसमें लिस्ट लिखना है, आइटम लिखना है, उसमें लिस्ट एलआई टैग का यूज करते गए और यहाँ पे लिखते चले गए। अभी 2 लिखा हुआ तो हमारा आउटपुट में 2 आ रहा है, वैसे जब यहाँ 4 लिखेंगे तो हमारा आउटपुट में भी 4 आ जाएगा। ठीक है, आगे फिर वैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे जैसे OL लिखे, ठीक, ऑर्डर्ड लिस्ट, उससे पहले हमारा कुछ हेडिंग भी तो होगा, जैसे H3 में लिख लेते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में। ये एक हमारा हेडिंग टैग हो गया, किसमें आया है हमारा, कौन सा लिस्ट है ये, तुम लास्ट में हो जाओ तो इधर खिसक के पूरे, हाँ, ये कौन सा है, वैसे अगर हम इसको OL से करें तो OL से हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट है, अगर इसको हम UL से करें तो क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब फिर इसमें अगला आता है हमारा टाइप डिफाइन करने के लिए। ये जैसे डिफॉल्ट हमारा क्या आ रहा है, सर्कल आ रहा है इसमें, वैसे हम चाहते हैं स्क्वायर करना, तो स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको टाइप इज इक्वल टू नन कर देते हैं, जैसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो नन करेंगे तो वैसे हमारा हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइप है यूएल का, यूएल मीन्स क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट। डिफॉल्ट हमारा क्या आ रहा है, सर्कल है, इसको हम चाहते हैं स्क्वायर करना है,
ये हमारा यहाँ मिसिंग हो रहा था, हो गया स्क्वायर। वैसे अब आता है ये ऑर्डर्ड लिस्ट का, हम देख लेते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। अब इसमें जब हमें टाइप डिफाइन करना होता है, ठीक, तो इसमें टाइप जैसे हमें कैपिटल ABCD में लिखना है, ठीक है। तो ये कैपिटल ABCD में हमारा आ गया। वही हम चाहते हैं स्मॉल ABCD में, तो केवल स्मॉल ए लिख देंगे, ठीक है। हम चाहते हैं रोमन नंबर में, केवल आई लिख दिए, रोमन नंबर में हो गया। हम चाहते हैं 1 2 में 1 लिख दिए, ठीक है। चाहते हैं कैपिटल रोमन नंबर आए तो कैपिटल आई लिख दिए। आ रहा समझ में? ये ऐसे काम करता है। आगे फिर एक और हमारा होता है, तीसरा होता है एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट होता है, ठीक। ये जब हम किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन लिखना होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो इसमें DT एंड DD होता है, डिफाइंड टर्म्स एंड द डिस्क्राइब डेटा, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एडवांस कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें हम कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होता है? जैसे ये हम टैग लिख रहे हैं, ये जैसे हम यहाँ पे HTML लिखा हुआ था हमारा, फिर यहाँ पे लैंग्वेज क्या लिखा हुआ था, EN लिखा हुआ था, इंग्लिश, ठीक है। वैसे ही फिर हम यहाँ एक और देखें, यहाँ एक चीज कि यहाँ भी तो हमारा टाइप लिखा हुआ है ना, हमारा टैग तो केवल इतना है, ठीक है, लेकिन ये टैग के अंदर कुछ लिखा हुआ है, मेटा डेटा जिसको बोलते हैं, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं? ये मेटा डेटा तो बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं इसको, ठीक। एट्रीब्यूट्स मतलब डेटा अबाउट डेटा, जो हमें डेटा के बारे में कुछ डेटा मतलब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहा है, ठीक है। एक तो हम ऑयल दे दिए, तो ऑयल में कुछ डिफॉल्ट होगा हमारा टाइप, वो दिखा रहा था, लेकिन हम चाहते हैं खुद से अपना टाइप देना, तो इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। वैसे ही आगे हम इमेज ऐड करना हुआ तो इमेज टैग का यूज करेंगे। इमेज के लिए हमारा IMG टैग होता है, ठीक। अब इमेज के अंदर एक हमारा SRC होता है जिसको हम बोलते हैं सोर्स। अब IMG टैग से क्या हमारा इमेज आ जाएगा? जब तक कोई लोकेशन नहीं देंगे, तो हम कोई इमेज के यहाँ लोकेशन देंगे तभी तो हमारा इमेज आएगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए हम SRC में लिखते हैं, ठीक है। अब ये हमारा कोई भी इमेज, जैसे हम जैसे यही हम लोगो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। चलो इसको डाउनलोड करो इमेज, ये नहीं डालना। कोई भी ऐसे हम लोगो यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, या किसी भी चीज़ का इमेज। अब इसमें भी ये जो सोर्स है, इसको बेसिकली पाथ URL कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा 2-3 टाइप का होता है, 2-3 टाइप का नहीं, 2 टाइप का होता ही है बेसिकली, ठीक है। हमारा इमेज आ गया। अब इमेज के अंदर क्या बताए थे, सोर्स देंगे, तो ये हमारा सोर्स क्या है, इसका IMG है। अब ये इतना लिखने से इमेज हमारा शो हो जाएगा। इसी को बोलते हैं रिलेटिव पाथ। रिलेटिव मतलब क्या होता है? करीबी। तो ये क्या हमारा इमेज करीब है इस पेज के? ये जो हमारा पेज है ये HTML का है, ठीक है। यहाँ पे हम इमेज लिख दिए, तो ये हमारा HTML के नजदीक ही तो है, करीबी ही तो है, तो ये इजिली हमारा शो हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव URL, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक। ये हम लिंक भी इसको बोलते हैं, कई जगह यूज करते हैं कि हमारा क्या लिंक है, ठीक है। इसी को हम सोर्स बोल रहे हैं, हर जगह पे अलग अलग नाम से अलग अलग यूज किया जाता है। तो ये हमारा रिलेटिव URL। दूसरा था एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब वो लिंक जो हमें यहाँ पे नहीं दिया, मतलब कहीं दूर से हम वो इमेज उठा रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे, प्रॉपर पाथ देंगे। पाथ मीन्स लोकेशन,
कि कहां पे वो है। तो जैसे इसका अगर हम लोकेशन फाइंड करें कि ये किस जगह पे है, ये जैसे हमारा फाइल में है, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहां मेरा एक लोकेशन दिखा देता है ऊपर कि ये सी ड्राइव के अंदर, यूजर के अंदर, ऑफिशियल के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर HTML नाम का फोल्डर में ये है। ठीक है, वैसे अगर हमारा कुछ डाउन, जैसे दिस पीसी में है, इस फाइल में है, ठीक है, अगर यहां से अगर हम कोई इमेज उठा रहे हैं, यही इमेज अगर हम यहां से इसको कॉपी कर दें और यहां पेस्ट कर दे, ठीक, तो जो इसका लोकेशन होगा ये देखने के लिए हम राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ठीक, तो लोकेशन ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पे लोकेशन कि ये ई ड्राइव के अंदर है। ठीक है, लोकेशन लिखा हुआ है ई ड्राइव के अंदर, ये हमारा इमेज नाम का फोल्डर में है। तो ई लिख करके और image.png लिख देंगे तो हमारा इमेज आ जाएगा। ठीक, या फिर इसको हम Ctrl+Shift+C कर सकते हैं कॉपी लोकेशन के लिए। Ctrl+C से हमारा क्या होता है, कॉपी होता है, लेकिन Ctrl+Shift+C से हमारा उसका लोकेशन कॉपी होता है, मतलब वो कहाँ स्टोर्ड है। ये लिखा हुआ है कॉपी एज अ पाथ, Ctrl+Shift+C। तो इसको अगर हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं, कॉपी एज अ पाथ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो हमारा इमेज का यूआरएल है कौन सा है, एब्सोल्यूट एक रिलेटिव है। क्या है ये, एब्सोल्यूट है, क्योंकि इसका प्रॉपर पाथ दिया हुआ है, हमारा ई ड्राइव के अंदर है। तो ये हम दिस पीसी खोल लिए और इसके अंदर ये जो हमारा ई ड्राइव है, ये हमारा सी ड्राइव है, ये डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। ई ड्राइव के अंदर, ठीक, ये हमारा लोकेशन पड़ा हुआ है। इसको भी अगर हम किसी फोल्डर के अंदर रखते तो वहां फोल्डर का नाम होता है, फिर स्लैश होता है, फिर आगे जो इमेज है इमेज का पाथ हो जाता। आ रहा है कुछ समझ में कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अभी हम सेव कर दिए, अब हम ब्राउजर पे इसका कोड देखते हैं क्या रन होगा। इमेज रन क्यों नहीं हो रहा है? आ गया इमेज पाथ से जो हम लोकेशन डालें, लेकिन ये इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसको हम विड्थ दे सकते हैं। वो किसका पार्ट हो जाता है, स्टाइलिंग का, मीन्स CSS का पार्ट है हमारा। ठीक है, तो इसको हम एक विड्थ यहाँ दे सकते हैं। ये क्या है यहाँ विड्थ, ये क्या काम कर रहा है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स है ना एक ये हमारा। ठीक, विड्थ हम दे दिए 500 पिक्सल या 50 पिक्सल फिलहाल दे रहे हैं। ठीक है, px का मतलब पिक्सल। ये हमारा इमेज देखो एकदम छोटा सा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको अगर हम और इंक्रीज करते हैं, 100 पिक्सल कर देते हैं, और बड़ा हो गया। ठीक है, इसको अगर हम 500 कर देते हैं, और बड़ा हो गया। ठीक है, जितना पिक्सल डिफाइन करेंगे उतना आ जाएगा हमारा। इमेज टैग हो गया है हमारा। इससे पहले एक आता है हमारा एंकर टैग। ठीक, एंकर टैग मीन्स क्या होता है, किसी भी एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल में जब हमें कॉपी करना, वहां हाइपरलिंक पढ़े थे जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ रहे थे, तब हाइपरलिंक पढ़ाए थे कि नहीं? एक ही बैच में पढ़ाए थे, पता नहीं मॉर्निंग में इवनिंग में, मुझे ध्यान नहीं है। हाइपरलिंक बेसिकली क्या होता है, जो हमारा टेक्स्ट होता है उसके पीछे कोई एक यूआरएल ऐड कर देते हैं। ठीक है, जो कि रिडायरेक्ट करता है दूसरे पेज को हमें। जैसे ये हमारा यहाँ पे गूगल यहाँ पे लिख दिए, गूगल जैसे हम H1 में लिखते हैं। ठीक, ठीक, ये गूगल हो गया।
इसको हम चाहते हैं एक एंकर टैग में लिखना है। ए मीन्स क्या होता है, एंकर टैग। अब इसके अंदर हम ये गूगल लिख दे रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ हम यूआरएल दे देंगे। अभी तो हमारा क्या आएगा, सिंपली एक ये हमारा टेक्स्ट आएगा, ये गूगल लिख करके, और ये दिख रहा है कैसा है, हाइपर लिंक बना हुआ है, ठीक। लिंक मीन्स ये दिख रहा है हाइपर लिंक है, मतलब ये क्लिकेबल है हमारा, ठीक। ये क्लिक हो रहा है इजी। अगर इस पे हम माउस का कर्सर ले जाते हैं तो ये देखेंगे क्लिकिंग वाला बन जा रहा है, बन रहा है ना, मीन्स ये एंकर टैग है हमारा। अब इस पे हम चाहते हैं लिंक ऐड करना, कि जैसे हम गूगल पे क्लिक करें हमारा गूगल का पेज ओपन हो जाए। तो उसके लिए हम गूगल का सबसे पहले लोकेशन रिसीव करेंगे यहां से, ठीक। ये हमारा google.com है, इसको हम यहां से कॉपी कर लेते हैं, और ये बताया ना हर जगह अलग अलग नाम होता है। यहाँ पे HREF है, मीन्स हाइपर रेफरेंस। H मीन्स हाइपर, REF मतलब रेफरेंस, ठीक है। अब इसमें google.com लिख के सेव कर दिए। अब जैसे ही हम इसको सेव करते हैं, ठीक, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये हमारा पेज है ये वाला, ठीक। अब जैसे हम यहाँ गूगल पे क्लिक कर रहे हैं वैसे हमारा गूगल का पेज ओपन हो गया। इसी पेज में लोड हो रहा है, देखो रिज्यूम लिखा हुआ है यहाँ, इसी पेज अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमारा गूगल लोड हो जा रहा है, ठीक। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा नेक्स्ट पेज में ओपन होता है। उसके लिए हम एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक। समझ में नहीं आ रहा होगा, पता है मुझे। आ रहा है, सच में ईमानदारी से बताना। थोड़ा बहुत ना, बहुत है, थोड़ा बहुत है। ये टारगेट इज इक्वल टू ब्लैंक लिख दिया है। अब अगर इसको हम रिफ्रेश कर रहे हैं यहाँ पे सेव करके और क्लिक कर रहे हैं तो देखो नेक्स्ट पेज में ओपन हो रहा है। ये हमारा रिज्यूम वाला पेज है, देखना ऊपर हो रहा है नेक्स्ट पेज में ओपन। ये टारगेट ब्लैंक करने से होता है। ये दिया हुआ हाइपर रेफरेंस, ठीक है। आगे फिर वही एब्सोल्यूट लिंक है, रिलेटिव लिंक है। बताए थे ना एब्सोल्यूट रिलेटिव क्या होता है। जब हम किसी, अगर हम इंटरनेट से भी यूआरएल दे रहे तो ये हमारा google.com कौन सा है यूआरएल, ये भी एब्सोल्यूट है क्योंकि प्रॉपर पाथ दे रहे हैं ना। HTTPS का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। और ये जो इस लगा हुआ है ना, ये लेटेस्ट होता है, सिक्योर के लिए यूज किया जाता है कि हमारा साइट सिक्योर है। कहीं कहीं के साइट पे हम देखते हैं इस नहीं लगा हुआ था, मतलब वो ज्यादा सिक्योर नहीं होता है, ठीक है। फिर ये www का फुल फॉर्म क्या होता है, ये google.com क्या है, डोमेन, ठीक। डोमेन का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम पढ़े थे ना, वही ये डोमेन है, ठीक है। और यहाँ पे .com होता है, .org होता है, .in होता है। .in मीन्स इंडिया, मतलब ये इंडियन साइट है। और वही यहाँ पे हम क्या देखते हैं, .org देखते हैं। org मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे फिर .edu होता है, मीन्स एजुकेशनल वेबसाइट, ठीक। फिर वही इमेज का पाथ है, IMG SRC मीन्स सोर्स होता है। ये हम पेज लिंक जो देते हैं हमारा रिलेटिव यूआरएल होता है। फिर ये हमारा ALT होता है, ALT, इसको अल्टरनेटिव बोलते हैं। जैसे बाई चांस हमारा कभी इंटरनेट स्लो होता है तो उस पोजीशन पे हमारा क्या होता है, इमेज डाउनलोड नहीं हो पाता है, तो विजिबल नहीं होता है। तो हम चाहते हैं उसके जगह कुछ ऐसा टेक्स्ट लिखा है जिससे कि यूजर को पता चल जाए कि यहाँ किस चीज का इमेज था, तो वो हम ALT के अंदर लिखते हैं, तो वो टेक्स्ट हमें वहां दिख जाएगा, ठीक है। आगे फिर इमेज में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, SRC एक हो गया जो कि सोर्स के लिए यूज करते हैं, लिंक के लिए। फिर ये टाइटल देने के लिए इमेज का, ये आल्ट अल्टरनेटिव टेक्स्ट देने के लिए, हाइट और विड्थ देने के लिए कितना हमारा होगा। एक हमारा BR टैग होता है, ये जैसे है अगर इसमें हम यहाँ 50 एंटर दे दे, ठीक है, तो ये क्या 50 लाइन की स्पेसिंग लेकर क्या आएगा, ये कहीं 50 लाइन का स्पेसिंग दिख रहा है, 5 लाइन दी है ना, 50 लाइन नहीं दी है। ये इतना ज्यादा स्पेसिंग दिया है किसके बाद, OL टैग के जस्ट बाद, मतलब इमेज टैग के ऊपर। तो इमेज टैग के ऊपर यहाँ स्पेस दिख रहा है, नहीं। ये बेसिकली फॉर्मेट, वहां वो क्या बोलते हैं, वैसा कुछ इसमें लिखा नहीं गया है, मतलब ये प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है स्पेस देने का।
अगर हमें यहाँ पे स्पेस देना है उसके लिए हम यूज करते हैं BR टैग का। BR मीन्स होता है ब्रेक लाइन, ठीक, मतलब नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए। अगर हम यहाँ पे BR टैग दिए, ठीक है, और BR टैग हम कितने 4 टैग दे दिए BR, इसको हम सेम लाइन में भी यूज कर सकते हैं, डिफरेंट लाइन में भी। अब हम यहाँ अगर चेक करेंगे तो हमारा 4 स्पेस आ गया, यहाँ आ गया। अब हम चाहते हैं ये ऐप जो है हमारा, ये ऐप डेवलपमेंट है, ये हम चाहते हैं ऐप ऊपर लाइन में, डेवलपमेंट हमारे नीचे लाइन में है। तो यहाँ अगर हम BR टैग लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ से लाइन हमारा ब्रेक हो जाएगा। चेक करते हैं, ऐप के बाद ये ब्रेक हो गया लाइन, डेवलपमेंट नेक्स्ट लाइन में आ रहा है। फिर कुछ कमेंट्स होता है, बता दे कि रहने दे। ये जो हमारा कमेंट्स बेसिकली यूज किया जाता है, ये जैसे इसमें जितने भी हम लाइन लिख रहे हैं, ठीक है, ये तो क्या कंप्यूटर को पता है कि ये कोड हमें सारा रन करना है, लेकिन हम चाहते हैं जैसे अभी ये हमारा सिंपल वेबसाइट है तो हम अकेले इसको क्रिएट कर रहे हैं। अब जब बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं ना, अमेज़न, उसमें कितने हजारों लाइन लिखे होंगे, ठीक है, तो जब उसको लिखने के लिए यूज करते हैं तो एक डेवलपर नहीं काम कर रहा होता है, मतलब एक आदमी नहीं काम कर रहा होता। जैसे कंपनी में कई आदमी काम करते हैं ना, घर ही बनाना होता है, एक आदमी से पूरा घर बन जाएगा, कई आदमी काम करते हैं। वैसे जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें भी कई आदमी काम करते हैं। तो जैसे आज को चल के ये वेबसाइट हम बना रहे हैं, कल को चल के कोई और इसमें कुछ ऐड करना हुआ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कहाँ पे ऐड है? नहीं समझे? ठीक, इसमें जैसे हम ओपन कर रहे हैं तो इसमें हमें जैसे फाइंड करना होगा कि कौन सा चीज कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए हम कमेंट का यूज करते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, यहां से हमारा एक कोटेशन का टैब है, मींस यहां से हमारा कुछ कोटेशन का पार्ट राइट हो रहा है। आगे देखेंगे तो आगे हमारा नेक्स्ट आएगा, ये हमारा डायनेमिक आइटम एडेड है, मतलब यहाँ पे कुछ डायनेमिकली ऐड होगा। जैसे ऐसा कोई पार्ट जो कि हम समझने के लिए अपने लिए यूज करते हैं, वो हमारा ब्राउजर ना समझे, मतलब उसको रन वो ना होना चाहिए, वो केवल हमारे कुछ समझने के लिए लिख रहे हैं। जैसे इसी अगर हम इसी कोड में देखें, जैसे यहां से हम लिखना चाहते हैं कि ये हमारा कुछ कोर्सेज का टाइप है, ठीक है, ठीक है, ये कोर्सेज का टाइप है। अगर इतना लिख के अगर हम सेव करते हैं तो ये हमारा कोड रन हो जाएगा, ठीक है। ये जैसे हम लिखे, ये कोर्सेज टाइप हमारा रन हो गया, लेकिन ये चाहते हैं ये केवल हम अपने पढ़ने के लिए यूज करें, ये हमारा कोड में रन नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, बेसिकली कमेंट कर देते हैं। जैसे इमेज का होता है, इमेज में भी कमेंट्स होते हैं, मतलब ये कैसा इमेज हमारा लग रहा है उसके बारे में कोई कमेंट्स करता है ना, तो वैसे हम कमेंट्स लिख रहे हैं कि मतलब ये आगे क्या डिफाइन कर रहा है। उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, इसका स्टार्टिंग, इसको क्या बोलते हैं, अरे ये जो है हमारा, इसमें हाँ ये लेस देन है हमारा, ये ग्रेटर देन है, फिर ये एक्सक्लेमेशन मार्क और 2 माइनस माइनस, इतना लिख करके अगर हम लिख देते हैं तो ये हमारा कमेंट हो जाता है, ठीक है। जब आगे पाइथन पढ़ेंगे उसमें हैशटैग यूज करते हैं। आगे फिर जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे उसमें केवल डबल स्लैश यूज करते हैं, 2 स्लैश लिख करके जो भी लिख देंगे वो हमारा कमेंट का पार्ट हो जाएगा। इसमें जैसे जेएस का फाइल है जावा स्क्रिप्ट का, इसमें देखो कई सारे पेजेस हैं। अब इसमें जितने भी एक ग्रीन लाइन दिख रहा है ना, ये देखो ये हमारा कमेंट लिखा हुआ है, मतलब ये बता रहा है कि ये कुछ हमारा अनडिफाइंड लोडर हैंडलर है, ठीक है। ये सोलर कोटेशन सिस्टम का जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, ये सिस्टम का कैपेसिटी का कॉन्फ़िगरेशन यहां से लिखा हुआ है। जब अगला कोई डेवलपर आएगा इसमें कुछ अपडेट करने के लिए तो उसको ये पढ़ के पता चल जाएगा कि इस ब्लॉक ऑफ कोड में हमारा क्या काम हो रहा है, इतने में हमारा क्या काम हो रहा है, इसको पढ़ करके, ठीक है। ये केवल डबल स्लैश हो रहा है, यहां भी डबल स्लैश दिया हुआ है, ये भी एक कमेंट है, ठीक है। मतलब ये टैब स्विचिंग फंक्शनैलिटी है यहाँ पे, उसका ये लिखा हुआ है कमेंट्स। आगे कमेंट से समझ में, मतलब कुछ ऐसा कोड जो केवल हमें समझने के लिए लिखा जाए, वो ब्राउजर उसको ना समझे, वो हमारा कमेंट्स का पार्ट होता है। सबको नींद आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फिर वही सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के लिए, सब मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट
तो जो हम सब टैग के अंदर लिखेंगे वो हमारा टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। जैसे एच बाहर लिखा हुआ है तो बाहर रहेगा, और ये टू हमारा सब स्क्रिप्ट के अंदर है तो ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, सब स्क्रिप्ट बन जाएगा। वही अगर कोई वर्ड हमें सुपर स्क्रिप्ट लगाना हो तो उसको हम SUP के अंदर लिखेंगे, टैग क्लोजर है वहां पे, ठीक है। अब इसमें कुछ आ जाता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट एंड द इनलाइन एलिमेंट। ये कुछ ऐसा टैग होता है जो कि एक सिंगल लाइन में होता है, और कोई एक ऐसा टैग होता है जो कि पूरा फुल विड्थ ऑक्यूपाई करता है। तो ये जैसे ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या करता है, वो पूरा विड्थ लेता है एक पेज का। मतलब अगर उसको हम डिफाइन कर दिए तो अगला जो हम टेक्स्ट लिखेंगे ना वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। और कुछ ऐसे टैग होते हैं जो कि हमारा सेम लाइन पे ही काम करता है, जैसे इमेज टैग हो गया, ठीक। इसको अगर हम लिख रहे हैं तो ये सारा सेम लाइन पे ही आएगा। फिर ये डिव टैग होता है। डिव बेसिकली ये डिव बहुत ज्यादा यूज होता है। कोई भी जब हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं ये डिवीजन के लिए यूज होता है, मींस कोई एक ब्लॉक बनाने के लिए, ठीक। आगे सेमेंटिक मार्कअप कुछ है जो कि हम बताए थे हेडर के लिए क्या होता है, मेन, फुटर। फिर ये नैव हम नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। ये आर्टिकल अगर कुछ लिखना हो तो आर्टिकल के लिए, सेक्शन टैग सेक्शन के लिए, साइड ऐड के लिए, ठीक है। यहाँ देख लो, जैसे ये हमारा वेबसाइट है, ये टॉप में हमारा क्या होता है, हेडर होता है। उसके बाद फिर हमारा नेविगेशन बार होता है, यहाँ से कुछ मेन कंटेंट है। ये हमारा आर्टिकल कुछ दिया हुआ है, ये सेक्शन है। और साइड बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कहीं लगा होता है तो उसके लिए हम ऐड टैग का यूज करते हैं। मतलब ये भी हमारा ऐड का पार्ट है, ये हमारे वेबसाइट से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। बाकी कुछ HTML का एंटिटीज है जो तुम लोग कुछ समझ में आएगा नहीं, इसीलिए हम पढ़ा नहीं रहे। बाकी एक आता है एमेट, ये जैसे OL के अंदर LI, ये एमेट जो हम एक्सक्लेमेशन मार्क दिए थे और फिर डॉट लिख दिए थे, वो भी एक हमारा एमेट का पार्ट है। अब और भी एक इसका शॉर्ट एग्जांपल बता देते हैं। ये जैसे हमें यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा LI 5 है, OL टैग के अंदर LI टैग हमारा 5 है। तो यहाँ पे अगर हम OL टैग लिखते हैं, ठीक, और ये हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन है। इसके बाद फिर अगर हम LI लगाते हैं तो OL के अंदर ये हमारा LI बन के आ जाएगा। आ गया। अब हम चाहते हैं LI को 5 लेना, तो मल्टीप्लाई बाई 5 इसको कर देंगे, ठीक है। जैसे एंटर करते हैं हमारा LI टैग 5 हो जाएगा। ये भी एक एमेट है, ठीक है। आगे जब सेम लाइन पे कुछ क्रिएट करना होता है उसको हम प्लस करके यूज करते हैं, ठीक है। प्लस मतलब ऐड होता है तो सेम लाइन पे ऐड होता चला जाएगा। ये वैसे ही हमारा कुछ टेबल अगर क्रिएट करना हो पेज में तो उसके लिए हम टेबल टैग का यूज करते हैं। इसमें फिर TR आता है, TH होता है, TD होता है। TR मीन्स टेबल, TR मीन्स टेबल रो, TH मीन्स टेबल हेडिंग, और TD मीन्स टेबल डेटा, ठीक। समझ के बाहर जा रहा होगा सब ना। ये सब एक एक दिन में एक एक टॉपिक पढ़ने वाले चीज है, ठीक है। अब हम एक कुछ इसका देख लेते हैं पार्ट्स, क्या बोलते हैं, स्टाइलिंग का कुछ पार्ट्स देख लेते हैं। HTML तो ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस इतना ही है, शायद खत्म हो गया। हाँ, अब कुछ हमें बटन्स लगाने होते हैं, उसके लिए हम बटन टैग का यूज करते हैं, ठीक है। जब हमें बटन बनाना हो तो बटन टैग का यूज करते हैं। एक इसका भी एग्जांपल देख लो। ये बटन के अंदर जैसे हम बटन ही नाम लिख रहे हैं, यहाँ पे और भी कुछ बटन्स लिख सकते हैं। तो एक हमारे बटन बन गया, दिख रहा है ना। बटन टैग के लिए हम बटन यूज करते हैं, है ना बटन। इसके बाद फिर ये हमारा कुछ मीटर आ जाता है। जैसे हम डाउनलोडिंग देखते हैं, ऐसा कुछ डाउनलोड होता है, जितना डाउनलोड हो जाता है उतना, उसके लिए हम मीटर का यूज करते हैं। फिर ये जैसे ये वैल्यू हमारा भी मैक्सिमम मीटर 30 दिया हुआ है, मिनिमम 0 होता है जब कुछ भी चीज डाउनलोड होता है। फिर एक हमारा वैल्यू होता है, मतलब अभी करंट वैल्यू कितना है। जैसे ही डाउनलोड का हमारा इंक्रीज होता जाता है वैसे हम इसको जावास्क्रिप्ट से भी इंक्रीज करते जाते हैं, तो हमें दिखते जाता है कि डाउनलोडिंग इंक्रीज हो रहा है, मतलब कुछ भी चीज डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। बटन हो गया। उसके बाद फिर इनपुट टाइप है, जब हमें कुछ भी यूजर से इनपुट लेना होता है कुछ, ठीक है। जैसे हम चाहते हैं यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए कि अपना नाम एंटर करें, ठीक है, तो उसके लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं।
INPUT। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम इनपुट टैग का यूज करते हैं। ठीक, ये हमारा इनपुट टैग आ गया फॉर्म फिल करने के लिए। कई बार हम देखते हैं यहाँ कुछ वो पहले से भी कुछ लिखा आता है, जैसे यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या एंटर करना है। नेम एंटर करने के लिए नेम लिखा रहता है, इंटर योर नेम। इसमें जैसे कॉन्टेक्ट का सेक्शन देखे, ये भी तो एक हमारा फॉर्म है ना, यहाँ पे हमें फुल नेम लिखना है, उसका सेक्शन है। तो ये बेसिकली जब हम लिखते हैं प्लेस होल्डर से लिखते हैं। ठीक है, ये ईमेल है, ईमेल को हम ईमेल से लिखते हैं। फोन नंबर के लिए हमारा टाइप इज इक्वल टू नंबर हो जाता है, और इसमें प्लेस होल्डर देखो एक एक करके दिखाते हैं कैसे होगा। ये टाइप इज इक्वल टू हमारा टेक्स्ट है, मीन्स टेक्स्ट टाइप का डेटा लेगा। इसको हम जैसे टाइप इज इक्वल टू नंबर कर देते हैं, मीन्स केवल नंबर इनपुट लेगा। ठीक है, अभी टाइप है टेक्स्ट, तो ये हमारा टेक्स्ट ले रहा है, प्लस नंबर भी ले रहा है। टेक्स्ट मीन्स सारे चीज हो जाते हैं। ठीक, इसके बाद फिर अगर हम इस पे नंबर करते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू टाइप इज इक्वल टू नंबर, ठीक, तो ये हमारा पे नंबर वाले वैल्यूज केवल रिसीव करेगा। इस पे टेक्स्ट कोई टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है ना। जैसे अगर हम कुछ नंबर टाइप करते हैं तो हमारा नंबर टाइप होगा, मीन्स ये जैसे फोन नंबर रिसीव करना हुआ उसके लिए यूज करते हैं। अगला आता है प्लेस होल्डर, यहाँ पे एक होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये प्लेस होल्डर यूज करेंगे एट्रीब्यूट का, और फिर यहाँ पे नंबर लिख लेंगे कि इंटर नंबर। ठीक है, अब ये हमारा प्लेस होल्डर में इंटर नंबर आ गया। जैसे इसको क्लिक करके नंबर एंटर करना कर देते हैं, हमारा गायब हो जाता है। ठीक, इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर। फिर वैसे एक हमारा टेक्स्ट एरिया होता है, जब हमें एड्रेस लिखना होता है, बहुत ज्यादा जब टेक्स्ट लेते हैं तो उसके लिए हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। इसमें फिर अपने हिसाब से हम ऑन द स्पॉट साइज इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट एरिया डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हम अगर आउटपुट पे देखेंगे तो ये देखो यहाँ इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का ऑप्शन आ रहा है। जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा टेक्स्ट लिख सकते हैं, ये टेक्स्ट एरिया में होता है। इसको क्या हुआ, क्या हुआ, फिर क्या हेड डाउन किया, समझ में नहीं आ रहा है ना, इसीलिए। फिर वैसे ये ड्रॉप डाउन होता है, जब हम ड्रॉप डाउन कुछ क्रिएट करते हैं उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज करते हैं, फिर ऑप्शंस उसमें जो होते हैं वो ऑप्शंस यूज कर लेंगे। फिर ये रेडियो बटन के लिए जब हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कहीं फॉर्म फिल करते हैं तो मेल और फीमेल का ऑप्शन होता है, तो वहां पे रेडियो बटन से यूज होता है। ठीक, बाकी एक बटन है। ये जब जो डिटेल में जिसको पढ़ना होगा ना वेबसाइट डेवलपमेंट, उसका फिर हम कोर्स बता देंगे कितने दिन का है वो, फिर डिटेल में एक एक डेली टैग पढ़ाएंगे, उसका वो होगा प्रैक्टिकल, तब समझ में आएगा। अब बेसिक कुछ सीएसएस देख लेते हैं। ठीक है, ये सीएसएस लिखने के लिए हम यहाँ कलर स्टाइल के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक, इसके अंदर ये हमारा हेड जो है, हेड के अंदर हम स्टाइल टैग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे, यहाँ पे जैसे हम H1 का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे H1 लिखे, और यहाँ फोन साइलेंट, और फोन निकला कैसे है, फोन बोले ना निकालना नहीं है। बीच में हम बोले कमिटमेंट करने के लिए। ये जैसे H1 लिख करके हम कलर दे दिए। ठीक, तो ये अब हम यहाँ पे देखेंगे H1 का जो है हमारा कलर चेंज हो गया होगा, हो गया कलर चेंज। ठीक, फिर हम चाहते हैं इसका फॉन्ट वेट बोल्ड करने के लिए। ये जैसे अभी तो हम कलर केवल दे दिए, फिर हम चाहते हैं फॉन्ट वेट एक होता है, अगर इसको हम 100 कर देते हैं, ठीक है, तो ये देखेंगे फॉन्ट बिल्कुल पतला हो गया। ठीक, इसी को अगर हम 900 कर देते हैं, मिनिमम हमारा 100 होता है, मैक्सिमम हमारा 900 होता है। ठीक है, तो उतना ज्यादा बोल्ड हो जाएगा। ठीक, कलर हम और कोई ले लेते हैं विजुअल प्रॉपर होने के लिए।
ठीक, आ रहा है ना कलर। और उसके बाद फिर ये फॉन्ट फैमिली होता है एक। फॉन्ट फैमिली मतलब क्या होता है? फॉन्ट का स्टाइल। वर्ड में बताए थे ना कैसे फॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं, वैसे फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे। अभी हमारा नॉर्मल कौन सा है? टाइम्स न्यू रोमन होगा शायद, ठीक है। ये जो हमारा बेसिक फॉन्ट होता है ये टाइम्स न्यू रोमन है, दिख रहा है यहाँ पे। और जो इसका फॉन्ट साइज है 32 पिक्सल है, ठीक। तो इसको अगर हम जैसे sans serif कर दे, ठीक, फॉन्ट फैमिली, तो देखेंगे स्टाइल चेंज हो गया फॉन्ट का, लिखने का तरीका। एक साथ देखो आउटपुट भी दिखा रहे हैं, तब समझ में आएगा ज्यादा। ठीक है, ये फॉन्ट फैमिली है। इसको जैसे हम कमेंट करते हैं, ठीक है, ये हमारा कमेंट हो गया। अब देखो ये कौन सा है? कमेंट मतलब क्या होता है? ब्राउजर उस लाइन को रीड नहीं करता है, तो इसको फॉन्ट फैमिली नहीं बता रहे। तो डिफॉल्ट हमारा क्या है? टाइम्स न्यू रोमन है। अब जैसे इसको हम विजिबल करते हैं और सेव करते हैं, वैसे हमारा फॉन्ट फैमिली क्या हो गया? sans serif हो गया। हम चाहते हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करना, तो यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखेंगे और जितना दे देंगे। अभी फिलहाल हमारा डिफॉल्ट 24 पिक्सल था, हम अगर इसको 50 पिक्सल करते हैं, ठीक, हो गया साइज इंक्रीज। इसको हम केवल 5 पिक्सल अगर करके देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा, बहुत ज्यादा छोटा हो गया, दिख रहा है ना। ये हमारा टेक्स्ट का एट्रीब्यूट कुछ हो गया। वैसे ही एक हम कोई डिव लेते हैं। डिव मीन्स क्या होता है? डब्बा, ठीक। एक तो टेक्स्ट एरिया, ये हम एड्रेस के नीचे एक हम डिव बनाते हैं यहाँ पे। डिव मतलब क्या होता है? डब्बा। तो क्या डब्बा लिखने से डब्बा आ जाएगा? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इसका भी कुछ साइज हम डिफाइन नहीं किया है कि हमारा कितना बड़ा डब्बा होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हम डिव को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये करली ब्रेसेस दे दिए। अब हम इसका कोई हाइट डिफाइन करेंगे, ठीक। जैसे हाइट हम दे दिए 200 पिक्सल, और फिर हम इसका कोई विड्थ डिफाइन कर देंगे, ठीक। विड्थ भी हमारा 200 पिक्सल हो गया, ठीक। डब्बा तो बन गया, लेकिन डब्बा दिख नहीं रहा है, साइज ले लिया ना उतना। अब इसके लिए हम एक बॉर्डर देते हैं ताकि हमारा डब्बा दिख जाए कितना बड़ा हमारा डब्बा है। बॉर्डर दे दिया यहाँ पे 2 पिक्सल, ठीक है। और कलर डिफाइन करना होता है, एक ये भी स्टाइल डिफाइन करना होता है, किस टाइप का चाहिए हमें, ठीक। आ गया। ये 2 पिक्सल क्या डिफाइन कर रहा है कि बॉर्ड का जो डब्बा का विड्थ है ये कितना मोटा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर सॉलिड मीन्स ये इसमें कहीं स्पेसिंग नहीं है। अगर इसी को हम डॉटेड कर देते हैं तो हमारे जो डॉट डॉट से आ जाएगा, ठीक है। अभी सॉलिड के हैं तो सॉलिड है, डॉटेड कर दिए तो हमारा डॉटेड बॉर्डर बन गया, ठीक है। इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पे 2 पिक्सल के जगह अगर हम 5 पिक्सल करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा 5 पिक्सल का बन गया, दिख रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना साइज। पीछे बातें नहीं। और ये अभी हमारा फिलहाल ब्लैक है, अगर इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक, तो कलर हमारा ये चेंज हो जाएगा। आ रहा है समझ में ये, ठीक। इसके अगर मुझे बैकग्राउंड कलर फील करना है, ठीक, तो इसके लिए बैकग्राउंड कलर लिखेंगे और जो कलर देना है, येलो कलर दिए तो हमारा कलर येलो हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा। फिर एक ये एजेस का बताए थे, ये हमारा भी एज बहुत ज्यादा शार्प है, इसको बोलते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक। अगर हम बॉर्डर रेडियस यहाँ पे जैसे बॉर्डर रेडियस अगर हम 10 पिक्सल दे, ठीक, तो जो बॉर्डर का एज है वो थोड़ा कर्व हो गया, ठीक है। अगर इसको 20 पिक्सल दे और ज्यादा कर्व हो गया। अगर हम इसको 50% देते हैं तो क्या होगा? सर्कल हो जाएगा। आ गया समझ में? ये हमारा वेबसाइट मान लो एक बन गया, ठीक, कोई भी। अब हम इसको चाहते हैं डिप्लॉय करना, मतलब वेबसाइट हम लाइव करना। अभी तो ये हमारा क्या है, केवल पीसी से रन हो रहा है ना, एक ये सर्वर पे। इसको हम चाहते हैं लाइव करना। ऐसे ही कोई अपना जैसे तुम लोग कोई वेबसाइट बना लियो, अब हम चाहते हैं इसको लाइव करने के लिए, मतलब वेबसाइट हमारा इंटरनेट पे डल जाए, सर्वर पे स्टोर हो जाए।
उसके लिए हम 2-3 टूल्स का यूज करते हैं। एक तो जैसे फ्री में अगर हमें करना हो, वैसे पेड के लिए तो बहुत सारे हैं। तो फ्री में करने के लिए हमारा एक वर्सल हो जाता है, फिर एक नेटलीफाई है, ऐसे बहुत सारे साइट हैं। तो हम जो यूज करते हैं वर्सल यूज करते हैं। तो इसमें देखना लिखा भी हुआ आएगा लास्ट में versal.app। ठीक, ये लाइव है। और ये कोड को भी अगर हम चाहते हैं ऑनलाइन कहीं रखना, तो उसके लिए हम एक गिटहब का यूज करते हैं। ये हमारा गिटहब है, इस पे हम वेबसाइट कोड कोई भी रखते हैं। ठीक, कोड यहाँ पे हमारा पड़ा हुआ रिपोजिटरी में। ये प्रोजेक्ट है, जितने भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, वो गिटहब पे रख सकते हैं। कुछ कुछ हमारा ये जैसे हम प्रोजेक्ट, ये हमारा प्राइवेट है, किसी का वेबसाइट क्रिएट किया है तो इसको हम प्राइवेट करके रखे हैं। ये कुछ नोट्स वगैरह है, इसको पब्लिक रखे हैं। ये हमारा साइट है, इसको भी हम प्राइवेट करके रखे हैं। इसमें कोड देखना हुआ तो ये जैसे हमारे HTML का कोड पूरा पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें देख रहा होगा क्या क्या यूज किया गया है। ये हमारा टाइटल है, टाइटल दिया हुआ है। ठीक है, आगे फिर ये हमारा कुछ URL दिया हुआ है, फिर ये स्टाइल है। यहाँ से आ गए तो ये नेविगेशन बार है, नेव टैग का यूज किया गया है। ये डिव मतलब डब्बा यूज किया गया है। ठीक, ये बॉडी टैग के अंदर हमारा स्टार्ट हो रहा है, हेड टैग यहाँ क्लोज हो गया। इसके बाद फिर ये हमारा कुछ सेक्शन टैग है। सेक्शन में ये अबाउट अस का सेक्शन है, ऊपर हेडर का सेक्शन होगा। ठीक, और ये इतना समझ में आ गया इसमें। अब डिप्लॉयमेंट की बात कर रहे थे ना कि वेबसाइट को हमें लाइव कैसे करना है। तो गिटहब पे जैसे ये कल का पार्ट था, वैसे आज टाइम और बचा है, टाइम तो ओवर हो गया, इसको कल ही बताएंगे। ठीक, बढ़िया समझ में आएगा। आज जितना बताएं उतना एक बार समझ लेना। अगर ऑनलाइन पढ़ना हो तो हम URL भेज देंगे वेबसाइट क्रिएट करने के लिए, वो देख लेना। और कल का कुछ होमवर्क था? क्या था होमवर्क? टूल्स बनाने के लिए दिए थे ना, याद करने के लिए। दिखाओ कॉपी एक। कॉपी सबका बंद हो जाए एक बार, कॉपी सब लोग बंद कर लो और ध्यान इधर सामने। हाँ बताओ, लासो टूल क्या होता है? लासो टूल क्या करता है? लास्ट डेस्क, लासो टूल क्या करता है? देख लिए होगे अब तक तो बताओ। कॉपी तो तुम खोले हुए थे सामने, बंद बोलने के बावजूद भी। आगे नेक्स्ट लाइन, लासो टूल क्या काम करता है? आगे नेक्स्ट लाइन, आगे इधर सेकंड बेंच, लासो टूल क्या काम करता है? फर्स्ट बेंच। लासो टूल बताए थे हमारा फ्री हैंड सिलेक्शन टूल होता है। क्या होता है? फ्री हैंड सिलेक्शन टूल। हम जितना चाहे उतना वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मूव टूल का शॉर्टकट की क्या था? केवल भी। लास्ट क्रॉप टूल क्या करता है? इमेज को क्रॉप करता है। क्रॉप का मतलब क्या होता है? काटना, कट करना। हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है? हिस्ट्री ब्रश टूल क्या करता है? पुराने हिस्ट्री को हमें वापस ला के देता है। ठीक है, मतलब वहां पे जो एलिमेंट पहले था वैसा एलिमेंट ला के देगा वापस। उसके बाद फिर ये ग्रेडियंट पढ़ाए थे कुछ। ग्रेडियंट क्या होता है? मतलब एक से ज्यादा कलर जब हम यूज करते हैं हमारे ग्रेडियंट में आता है। ग्रेडियंट के कितने टाइप थे? 4 टाइप थे। लीनियर ग्रेडियंट था, एक सर्कुलर था, फिर एक कॉनिकल ग्रेडियंट था, और लीनियर था, सर्कुलर था, कॉनिकल ग्रेडियंट, और एक कुछ शार्प एज करके आता है। कॉनिकल तो जो कॉर्नर से होता है, फिर एक लीनियर जो इधर से लेफ्ट टू राइट होता है। ये हमारा कौन सा ग्रेडियंट है? ये भी तो ग्रेडियंट ही दिया हुआ है ना। कौन सा ग्रेडियंट है? ये लीनियर ग्रेडियंट है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। सब भूल गए एक ही दिन में तुम लोग। इसमें एक और इफेक्ट होता है, ये जैसे माउस को ऊपर ले जा रहे कर्सर, तो ये देख रहे होंगे थोड़ा ग्लो हो रहा है ज्यादा।
और ये बैकग्राउंड में क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? ये जो हमें कलर दिख रहा है स्काई ब्लू से साइड साइड में, उसको क्या बोलते हैं? शैडो। और जो इसके ऊपर माउस को ले जा रहे हैं इसको बोलते हैं होवर। ठीक, होवर इफेक्ट है। जैसे होवर कर रहे हैं वैसे हमारा क्या हो रहा है, एक तो हमारा थोड़ा साइज इंक्रीज हो रहा है और एक बॉर्डर का शैडो बॉक्स का शैडो आ रहा है। ठीक है, वैसे इस पे भी है। जैसे हम होवर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, बैकग्राउंड का कलर फिल हो जा रहा है और टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है। पीपीटी में और भी कुछ है आज के लिए क्या? कहाँ गया पीपीटी? ये बता दिए कि हमारा दिखता कहाँ है हमेशा। ये कौन सा टूल यूज कर रहे थे? VS कोड। और फिर इसमें हम नोटपैड का भी यूज कर सकते हैं टाइप करने के लिए। CSS से क्या होता है? CSS किस लिए यूज करते हैं? स्टाइल अप्लाई करने के लिए। इमेज टैग का यूज क्यों करते हैं? इमेज के लिए। इसमें जो हम URL डालते हैं उसमें कौन सा होता है एट्रीब्यूट? SRC, सोर्स के लिए। ये क्लास एक्टिविटी, ये चीज करना था। तो बैकग्राउंड कलर तो हम चेंज करके बता दिए कैसे होता है। ठीक, इमेज टैग भी बता दिए। ये क्लिकेबल लिंक हम गूगल का लगाए थे, यहाँ यूट्यूब का लगाने के लिए बोल रहा है, ये भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एक वेब पेज बनाना है। वेबसाइट में एक और चीज बताना था। वेबसाइट बेसिकली 3 टाइप का होता है। ठीक है, ये लिख लो, टेस्ट में भी आ सकता है क्वेश्चन, पता नहीं दिए हैं कि नहीं। पहला हमारा स्टैटिक होता है, STATIC। ठीक, दूसरा हमारा डायनेमिक होता है और तीसरा हमारा रिस्पॉन्सिव होता है। ठीक, लिखो मत अभी, समझ लो पहले ध्यान से इधर क्या बता रहे हैं। ध्यान इधर सभी का। ये ऐसा पेज जो हमारा कंटेंट फिक्स हो। ठीक, कंटेंट फिक्स मींस उस पे अपडेट कुछ भी ना हो। आ गया समझ में? कोई ऐसा वेब पेज, अब यहां पे बारी भी आती है, एक वेब पेज होता है, एक हमारा वेबसाइट होता है। ठीक है, जब हमारा जैसे एक वेब पेज है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एक पेज है। ठीक, एक पेज होम हो गया, दूसरा पेज अबाउट अस, तीसरा पेज स्किल्स। ये फिलहाल अभी हमारा एक ही पेज है जो इतना बड़ा है, लेकिन हम बेसिकली करते क्या है, सब अलग अलग पेज डिजाइन करते हैं। और जब होम पे क्लिक करें तो हमारा होम वाला पेज ओपन हो जाए, जब अबाउट अस पे क्लिक करें तो हमारा अबाउट वाला पेज ओपन हो जाए, फिर अगला जब स्किल पे क्लिक करें तो हमारा स्किल वाला पेज ओपन हो जाए। जैसे हम अमेजोन पे प्रोडक्ट देखते हैं, कोई भी हमारा प्रोडक्ट होता है उस पर क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हमारा चला जाता है, वो प्रोडक्ट पूरे डिटेल्ड में खुल जाता है। तो वो एक पेज है वो भी। तो जब हमारा कई सारे वेब पेज हो जाते हैं ना, कलेक्शन ऑफ अ वेब पेज, collection of web pages is known as website। ठीक, मतलब जब कई सारे हमारे वेब पेजेस का कलेक्शन होता है उसे हम वेबसाइट बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है हमारा वेब पेज क्या होता है। ठीक है, तो जब हमारे इसमें कई सारे हमें डेटा होंगे, कलेक्शंस ऑफ डेटा इज नोन एज अ वेब पेज कह सकते हैं। ठीक, जिसमें हमारा कुछ इमेजेस हो सकते हैं, कुछ टाइटल होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन होगा, उसको अगर हम कलेक्ट करें तो क्या हमारा बनता है, वेब पेज बनता है। और जब कई सारे हमारे पास वेब पेज हो जाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वेबसाइट। ठीक है, अब वेब पेज है, इसमें फेवरेट प्लेस का एक वेब पेज बनाना है हमें। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या कर सकते हैं,
पहले एक ये वेब पेज बनाना है माई हॉबी का, तो ऊपर हेडिंग में हम माई हॉबी लिख सकते हैं, उसमें कुछ पैराग्राफ में अपना हॉबीज लिख सकते हैं, उसके कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हैं। वैसे एक हमारा फेवरेट प्लेस का बनाना है, तो फेवरेट प्लेस के लिए क्या करेंगे, एक हेडिंग टैग में फेवरेट प्लेसेस लिख देंगे, फिर उसमें जो जो प्लेस का नाम होगा, ठीक, वो प्लेस का हम नाम लिख देंगे और ऐड कर देंगे। फिर है लिंक बोथ पेज विद द ए टैग। ए मीन्स क्या होता है, एंकर टैग। तो उसको हमें ऐसा एक लिंक बनाना है, ए टैग को हम बना के बताए थे ना गूगल्स का, जो गूगल हम ऐड किए थे, एंकर टैग से ही तो किए थे, तो उसी को ये बोल रहा है कि कोई एक ऐसा पेज बनाओ जिसको उसके साथ ऐड करो। ठीक, लिस्ट 5 HTML टैग विथ पर्पस। HTML 5 टैग बताने, हम कितने टैग बता दिए, टैग के नाम बताओ, लास्ट वाला कोई एक टैग बताओ। टैग अभी बताया है ना ढेर सारा, तीनों इधर सुनो, लास्ट कोई एक टैग का नाम बताओ। बोल्ड करने के लिए क्या यूज करते हैं, बी टैग का यूज करते हैं, वही हम टैग पूछ रहे हैं, टैग का नाम। एक टैग कोई बताओ, बोल्ड टैग। आगे नेक्स्ट लाइन कोई एक टैग बताओ, पी टैग। बताओ कोई एक टैग का नाम, डिव टैग बताए थे। आगे बताओ कोई एक टैग का नाम, ये लास्ट थर्ड तुम ही लोग, हाँ 3 लोग, बताओ क्या है, कोई एक टैग का नाम बताओ। ठीक है, अंडरलाइन। आगे नेक्स्ट, ठीक है, आगे नेक्स्ट, आगे बोल्ड बोल दिए, आगे नेक्स्ट, अच्छा बॉडी। आगे इधर बताओ कोई टैग, हमारा टाइटल भी तो टैग है। अब सुन लो क्या क्या है, सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, HTML टैग होता है, उसके अंदर हेड टैग होता है, हेड टैग के अंदर क्या होता है, टाइटल होता है, फिर हेड टैग हमारा क्लोज हो गया, फिर बॉडी स्टार्ट हुआ, बॉडी के अंदर हम हेडिंग लिख सकते हैं, पैराग्राफ लिख सकते हैं, डिव टैग है, टेबल टैग है, और फिर इमेज टैग है हमारा, एंकर टैग है, इतने सारे टैग है। होमवर्क लिख लो, कोई भी 5 नहीं 10 HTML का टैग लिखना है, उसका पर्पस लिखना है, क्या यूजेज है। टेन हो गया। अब CSS का प्रॉपर्टीज बताओ, पीछे से CSS का कोई एक प्रॉपर्टी बताओ, या चलो आगे से इस बार पूछते हैं, CSS का कोई एक प्रॉपर्टी। हम CSS से क्या क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, स्टाइल में क्या क्या होता है, पीछे स्टाइल में क्या होता है, कोई एक एट्रीब्यूट, एक टैग बताओ जो प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, कोई एक प्रॉपर्टी CSS का। पीछे प्रॉपर्टीज हम पूछ रहे हैं, पीछे उसके पीछे लास्ट, इधर मूर्ख हो। CSS से हम क्या बताए थे, जैसे H1 है, H1 का हम क्या करते हैं, कलर डिफाइन कर सकते हैं, हाइट डिफाइन कर सकते हैं, विड्थ डिफाइन कर सकते हैं, और क्या होता है, फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट कलर होता है, ये सब क्या है, CSS का ही तो प्रॉपर्टीज है। 5 लिख के इसे भी लाना है, CSS का प्रॉपर्टीज। इतना ही, और कुछ इसमें है ही नहीं, वैसे और ज्यादा होना चाहिए था। ठीक है, 10 टैग लिखने हैं ये, और 5 CSS का प्रॉपर्टीज लिखना है। क्या, केवल 2 क्वेश्चन, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे पास PC होना चाहिए, जिसके पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ है ना, वो ये भी ऐड कर लो, ये चीजें करके आना है वो, ठीक है।
वो ये एक्टिविटी कर लेना। एक माई हॉबी का पेज बनाना है जिसमें हेडिंग, पैराग्राफ और इमेज ऐड कर लेना। किसके किसके पास लैपटॉप है? तो पहले VS कोड डाउनलोड कर लेना। देखो VS कोड डाउनलोड करने के लिए बता देते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। कोई भी हम ब्राउजर पे गए, ठीक है, और यहां पे सर्च करना है VS कोड। ये जो विंडो 10 या विंडो 10 से जब एवब होगा तभी डाउनलोड होगा। विंडो 10 और 11 में, 7 में नहीं होगा, जो पुराना सिस्टम होगा उसमें। तो इस पे क्लिक करना है, यहाँ डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करना है। ठीक, डाउनलोड होना हमारा क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। डाउनलोड देखने का शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J लिख लो। ओपन डाउनलोड्स पेज, Ctrl+J। और इसमें भी जैसे जूम हम कर देते हैं ना, और हम चाहते हैं फिट टू स्क्रीन करना, तो Ctrl+0 जैसे प्रेस करते हैं वैसे हमारा फिट टू स्क्रीन हो जाता है। ठीक, जूम करने के लिए Ctrl++, Ctrl+J से लिख लिए, Ctrl+J डाउनलोड। फिर Ctrl+H होता है हिस्ट्री के लिए, जैसे हमें हिस्ट्री देखना हो तो Ctrl+H हिस्ट्री के लिए। अब इसको हम फोल्डर में देखेंगे जहां हमारा डाउनलोड हुआ हो। ठीक, इसको डबल क्लिक करेंगे ओपन करने के लिए। पर सर अटेंडेंस लगा दीजिए इनका। ठीक है, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे, फिर ओके। ये पहले बोल रहा है हमारा VS कोड ओपन है ना, इसको क्लोज करने के लिए बोल रहा है, फिर इंस्टॉल होगा। डबल क्लिक किए, फिर एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट को, फिर नेक्स्ट, फिर ये सारा टिक कर देना। अगर ये सारा टिक नहीं करेंगे ना तो जो हम राइट क्लिक करके और ओपन विथ फोल्डर कर रहे थे वो नहीं आएगा हमारा। ठीक, तो सारा टिक कर देना है, फिर नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। सिंपली हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। ये मॉर्निंग वाले क्लासेस में तो डार्क वेब के बारे में बताए थे ना, इवनिंग वाले में नहीं बताए थे, आज इवनिंग वालों को बता देंगे। ठीक, ये हमारा इंस्टॉलेशन हो गया फिनिश। फिनिश होने के बाद लॉन्च कोड करना है। ठीक, जैसे ही हमारा खुल जाएगा, खुलने के बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद फिर क्या करना है कि न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, और न्यू फोल्डर पे राइट क्लिक करके और शो मोर ऑप्शन, उसके बाद फिर यहाँ पे ओपन विथ कोड आ जाएगा। जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारा कोड में ओपन हो जाएगा। कोड में ओपन होते ही यहाँ से न्यू फाइल लेना है, और न्यू फाइल लेकर के फिर यहाँ जो भी नाम दे देना है, उसके बाद फिर .html, और फिर यहाँ पे कोड करना स्टार्ट कर देना है। और जब सेव करेंगे तो ये हमारे यहाँ पे फाइल में दिख जाएगा जो भी हमारा फाइल होगा। ठीक है, फिर उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, हमारा आउटपुट दिखता रहेगा, और सेव और रिफ्रेश करते रहना है। ठीक है, इसके बाद फिर होमवर्क और क्या क्या बता रहे थे। ठीक, उसके बाद फिर ये दो पेज को लिंक करना है, जैसे हम गूगल के साथ पेज लिंक किए थे। अब इसमें एक ये भी और सीख लो चीज। अभी तो बताएं दो पेज हमारा लिंक कैसे होता है ना। ये जैसे हमारा HTML एक पेज दिया हुआ है, ठीक, यहाँ पे कुछ है, फिर ये एक हमारा मान लो यहाँ टेबल पेज बना देते हैं। ठीक, TABLE, ये हमारा टेबल का बन गया। अब टेबल में हम टेबल यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। ठीक, ये टेबल टैग के साथ हम टेबल क्रिएट करते हैं। टेबल में हमारा क्या क्या होता है, सबसे पहले TR होता है, TR के अंदर TH हो गया, TH के अंदर हमारा नेम हो गया, और फिर दूसरा हम मान लो क्लास ले लेते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आएगा, जिसको समझो, नहीं समझ में आएगा तो मत समझो। ठीक, लेकिन क्या हो रहा है ये मतलब ये नहीं समझो, अभी जो अगला बताएंगे वो समझने वाला है।
टीआर के अंदर हम टीडी ले लिए, टेबल डेटा, ठीक, नेम कुछ भी एक का लिख दिए और उसके बाद फिर हम टेबल डेटा में हम किसी का भी कुछ क्लास लिख दिए, ठीक। अब ये ध्यान देने वाली बात यहाँ ये समझना ध्यान से, ठीक। ये तो हमारे ये एक वेब पेज है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा टेबल वाला पेज हो, टेबल वाला पेज को हम यहाँ लिंक करना चाहते हैं। परिवर्तन के अंदर लिंक करने के लिए क्या बताया था, एंकर टैग, ठीक। एंकर टैग के अंदर हम टेबल को लिंक करेंगे, तो टेबल लिख दिए, टेबल डॉट HTML आ गया। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन टेबल, इसको लिख के जैसे सेव कर रहे हैं तो ये जो हमारा पेज दिख रहा है ओपन टेबल करके आ गया। अब इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे वैसे हमारा टेबल वाला पेज ओपन हो जाएगा, जो हम टेबल अभी क्रिएट किए थे, ये नेम एंड इसका किए थे। तो यही हमें यहाँ पे बता रहा है कि दो पेज को लिंक करने के लिए लिंक बोथ पेज विद द एंकर टैग, ठीक। वैसे हम टेबल पेज में भी एक दे देंगे लिंक, जिसपे हम होम पे जाने के लिए लिख सकते हैं। ये जैसे हमारा टेबल का पेज है, यहाँ पे लास्ट में हम एक ऐड करेंगे एंकर टैग, जिसमें हम इंडेक्स का लिंक ऐड कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे गो टू होम, ठीक। अब इसको हम जैसे रन करते हैं, गो टू होम आ गया, होम पे क्लिक करेंगे तो होम वाले पेज पे पहुंच गए, ओपन टेबल पे क्लिक करेंगे तो टेबल वाले पेज पे पहुंच गए। आ गया समझ में? ये ऐसे दो पेज को लिंक करते हैं, ठीक। जिसके पास है लैपटॉप या कंप्यूटर वो इसको ट्राई कर लेना घर पे। और फिर वही बोल रहा है, एक फेवरेट प्लेस वाला वेब पेज बनाना है, एक माई हॉबी वाला बनाना है, ठीक। वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, अब बताओ वेबसाइट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट। और वेब पेज क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ डेटा, ठीक। HTML का फुल फॉर्म, लास्ट लाइन बताओ, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, लैंग्वेज, बहुत बढ़िया। सेकंड वाले CSS का बताओ, CSS का किसी को फुल फॉर्म बताओ, हाँ, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक। जावास्क्रिप्ट का हम यूज क्यों करते हैं, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए। जावास्क्रिप्ट का यूज क्यों करते हैं, एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक। जावास्क्रिप्ट का यूज एक्शन परफॉर्म करने के लिए, CSS का यूज स्टाइल अप्लाई करने के लिए, स्टाइलिंग के लिए CSS, और HTML का यूज स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लेकिन तीनों क्वेश्चन याद रखना, पेपर में आ सकता है कोई भी। दो सेकंड रुक जा, मैं और क्वेश्चंस देख लो अगर कोई वैसा हो जो बताने लायक। DOC गूगल डॉक्यूमेंट 7 days टेस्ट। लास्ट डे रिवीजन करवाएं क्या, भी रिवीजन करवा दे। चलो कुछ कुछ नॉर्मल पूछ लेते हैं जो अगर इसमें है दिया हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ सबको देख रहे थे इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं है आज, केवल HTML ही पढ़ा। HTML पता है लगभग अगर हमें ख़त्म करना हो तो 3 से 4 घंटे में ख़त्म हो सकता है HTML पूरा, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। वहीं CSS के बात आ जाती है तो कम से कम 10 घंटा का पूरा CSS है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट 2 से 3 दिन का है। ये क्या बता रहे हैं, अगर हम कंटिन्यू पढ़े तो लगातार, वैसे ये कोर्सेज कम से कम 1 हफ्ते का HTML है अगर बढ़िया से समझना हो तो, वैसे 2-3 हफ्ते का CSS है, और फिर अगर 1 महीने की जावा स्क्रिप्ट है पूरा, अगर प्रॉपर बढ़िया समझे तो, ठीक है। क्लास के बाद फायदा बताया जाएगा ये सब चीजों का, इसमें अगर कौन सा कोर्स करोगे ना इसमें क्या फायदा होगा, और गर्ल्स लोगों के लिए प्लस पॉइंट होता है, कंप्यूटर प्लस नॉलेज, इंग्लिश आता है तो बॉयज को थोड़ा दिक्कत होता है लेकिन गर्ल्स को कोई दिक्कत नहीं।
आती है, लोग सामने आती है। रिमोट का हो गया क्लास। बताइएगा। नहीं, बस 2 सेकंड, कुछ कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो पेपर में आए हैं, अगर वो ना बताए हो तो। सब तो लगभग बताए हुए हैं। सब ठीक है। एक्सटर्नल, हाँ, एक चीज ये और समझ लो, ठीक है। ये HTML जब डिफाइन करना था, क्या एक्सटेंशन है उसका? और ये जैसे हम स्टाइल अगर अप्लाई किए तो यहाँ पे हम क्या किए कि यहाँ स्टाइल टैग लिए, ठीक है, और सिंपली यहाँ हम स्टाइल लिख दिए। जो भी लिखना हो, स्टाइल ऐसे नहीं लिखते हैं, जैसे P का लिखना हो तो हम P टैग का यूज करेंगे और इंटर करके यहाँ स्टाइल लिख देंगे। लेकिन अगर हम HTML भी इसी में लिखे, CSS भी इसी में लिखे तो पेज बहुत बड़ा, ज्यादा हमारा बड़ा हो जाता है, ठीक है, और वो कम्प्लेक्स होता है लोड में। जब पेज लोड होता है वेबसाइट में तब ज्यादा डिले करता है। तो हम चाहते हैं कि ये स्टाइल का हमारा एक अलग पेज बन जाए। जैसे ये हम टेबल का एक पेज बनाए, HTML का पेज बनाए, वैसे एक हम CSS का पेज बना के और उसको लिंक कर देंगे HTML के साथ में। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फाइल लेंगे और इसका नाम दे देंगे स्टाइल और .css, ठीक। स्टाइल का लिखना यहाँ में जरूरी नहीं है, स्टाइल के जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्स के जगह हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हम क्या बताए थे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक, जिसको हम यूज करते ही करते हैं, या फिर नहीं भी करें तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारा मेन कंपलसरी है वो क्या है? एक्सटेंशन है। जो हमारा HTML का फाइल का एक्सटेंशन HTML होता है, CSS का .css होता है। वैसे जब हम जावा स्क्रिप्ट का फाइल बनाएंगे तो app.js लिख देंगे, ठीक, जावा स्क्रिप्ट, या फिर हम script.js लिख सकते हैं, script script.js, ठीक। ऐसे हम फाइल क्रिएट कर लेंगे। आगे समझ में? अब उसको फिर लिंक कैसे करना है, जैसे यहाँ style.css हम बना लिए, यहाँ कुछ भी चीज स्टाइलिंग दे दिए, तो लिंक करने के लिए तो हम बता दिए है ना, यहाँ पे हमें उसके लिए लिंक करना है, ठीक। ये जैसे स्टाइल है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ऊपर। ये जैसे स्टाइल है, स्टाइल को हम यहाँ से कट कर देते हैं सारा, और स्टाइल पेज के अंदर हम यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा स्टाइलिंग दिया हुआ है। अब इसको हमें क्या करना है? लिंक करना है। किसके साथ? इंडेक्स के साथ है, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? लिंक का यूज करेंगे, लिंक टैग का, और यहाँ पे स्टाइल शीट डिफाइन करेंगे। ये हमारा लिंक हो गया। और रिलेशन पूछ रहा है, रिलेशन हमारा क्या है? स्टाइल शीट का है, और href में हमारा लिंक दिया हुआ है, ठीक। ऐसे ही हमारा क्या हो गया? CSS इसके साथ लिंक हो गया। वैसे जब हमें जावा स्क्रिप्ट लिंक करना हुआ तो उसको स्क्रिप्ट टैग के साथ लिंक करते हैं। बॉडी के जस्ट ऊपर, हम ऊपर भी लिंक कर सकते हैं, सबसे ऊपर भी, जहां स्टाइल हम लिंक किए, यहाँ पे भी हम जावा स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट को जब लोड करते हैं तो टाइम हमारा ज्यादा ले लेता है, क्योंकि वो पेज को डायनेमिक करता है, तो लोडिंग में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हम उसको लास्ट में ऐड करते हैं कि हमारा वेब पेज दिख जाए, कम से कम यूजर को वेबसाइट कुछ दिख जाए, उसके बाद फिर फंक्शन बाद में परफॉर्म करता है ना, कुछ भी चीज कट करना हुआ या फिर फिल करना हुआ, डेटा रिट्रीव करना हुआ। तो वैसे ही जब हम इसको ऐड करते हैं तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, SCRI। यूज क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर यहाँ पे हम src डालेंगे सोर्स के लिए, ठीक। और फिर यहाँ पे हम app.js लिख दिए, ठीक। यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो यहाँ क्रिएट भी कर लेंगे, app.js। आ गया समझ में ये कैसे लिंक हो रहा है? स्टाइल के लिए हम क्या यूज करते हैं? लिंक इज इक्वल टू लिंक, फिर रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट, एंड href इज इक्वल टू style.css, ठीक। ये क्वेश्चन आएगा कि हम HTML के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट का क्या एक्सटेंशन होता है, या CSS का क्या एक्सटेंशन होता है। केवल एक्सटेंशन याद कर लेना। HTML का क्या होता है?
CSS का और जावास्क्रिप्ट का, फोटोशॉप का .psd, ठीक है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का docx, एक्सेल का होता है xlxx, फिर पीपीटी का pptx, टेक्स्ट का .txt और इमेज का फॉर्मेट .png, .jpg, ठीक है। पैराग्राफ को ऐड करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? पैराग्राफ को ऐड करने के लिए हेडिंग का, और इमेज को टेबल के लिए टेबल। ये index.html बताए हैं ना, क्या रेफर करता है? स्ट्रक्चरिंग को या फिर मेन पेज को। style.css स्टाइलिंग के लिए, देखो अब यहाँ पे कुछ फोल्डर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे ये तो हम डायरेक्ट डिफाइन कर दिए, ठीक। अब इसमें भी हमारे, जैसे अभी वो वेबसाइट देख रहे थे, वहां भी हमारे 50 एलिमेंट थे, ठीक है। वेबसाइट तो यही खुला है, क्वेश्चन दिख जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये पेजेस देख लो, ये जैसे हमारा ये पूरा एक कोड है इसमें लिखा हुआ, इसमें ये हमारा जो मेन फाइल है ये भी हमारा डायरेक्ट लिखा है, ये भी सही तरीका नहीं है, ठीक है। स्टाइल जैसे भी हम किए हैं तो एक ही पेज में सारा स्टाइल लिख दिया है ना, वैसे ही जब हम स्टाइलिंग लिखते हैं ना तो हमारा 3-4 चीज का स्टाइलिंग होता है। एक तो जब हम रिस्पॉन्सिवनेस करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस मतलब जो हमारा फोन पे अलग खुले और डेस्कटॉप मोड पे अलग खुले, दिखता है ना, डेस्कटॉप पे हमारा विड्थ ज्यादा होता है, हाइट कम होता है, वही जब फोन पे करते हैं तो हमारा हाइट ज्यादा होता है, विड्थ कम हो जाता है, तो उसके लिए भी हम CSS लिखते हैं अलग से। वैसे जब 3-4 फाइल बन जाएगा तो स्टाइल के लिए हम एक स्टाइल का फोल्डर बना लेते हैं, ठीक। वैसे जब हमें कुछ इमेजेस रखना हो तो इमेज के लिए हम एसेट्स का यूज करते हैं, या फिर इमेज फोल्डर का भी यूज कर सकते हैं। इमेज एक फोल्डर क्रिएट कर लिया, उसमें जितना इमेज उस सारा रख देंगे। जैसे भी एसेट्स है, इसमें हमारा कुछ डॉक्यूमेंट है, ठीक है, जैसे PDF का डॉक्यूमेंट हो गया, PNG हमारा कुछ इमेजेस है, यहाँ पे JPG का कुछ इमेज है, ठीक है। जब हमारा इमेजेस रखना हो तो उसके लिए एसेट्स फोल्डर या फिर इमेज फोल्डर का यूज करते हैं। आगे समझ में? बाकी और क्वेश्चन है? एक दिन लास्ट दिन खुद ही अपडेट कर देंगे सारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम नहीं बनाए हैं, सब गूगल बना के दिया है मुझे, बस इतना ही है बेसिक। तो इमेज को एडिटिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं अगर इमेज हमें एडिट करना हो तो? फोटोशॉप कल ही पढ़ाए हैं ना, तो वो क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही तो एक है। किस लिए यूज करते हैं? इमेज एडिटिंग के लिए। उसके बाद फिर हमें जब डॉक्यूमेंट क्रिएट करना हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं, PPT क्रिएट करना हो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज करते हैं। क्या तुम लोग पढ़ोगे? और ये वेबसाइट बनाने के लिए क्या यूज करते हैं? HTML। लेकिन हम एप्लीकेशन कौन सा यूज कर रहे हैं? नोटपैड भी यूज कर सकते हैं, नोटपैड में कोडिंग करके दिखाए थे ना, ये हमारा VS कोड है, इसका यूज कर सकते हैं। नोटपैड प्लस है, सबलाइन टेक्स्ट है, बहुत सारे कोड एडिटर है सॉफ्टवेयर, ठीक। पेंट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? पेंट का, ठीक। MS पेंट होता है, MS का फुल फॉर्म माइक्रोसॉफ्ट। और .exe देखे होंगे, .exe लिखा रहता है, वो कौन सा फाइल होता है? एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये नहीं आएगा, वो बस वैसे ही बता रहे हैं। जैसे हम फाइल डाउनलोड किए ना सेटअप इंस्टॉल करने के लिए, तो .exe लिखा हुआ है, मीन्स एग्जीक्यूटेबल फाइल है, हमारा एग्जीक्यूट होगा, कुछ चीज इंस्टॉल होगा इसमें, सॉफ्टवेयर कोई।
हो गया सर। बाकी ये पीएचडी है, देखो फोटोशॉप का फाइल। अभी कुछ करवा रहे क्या, साइन वाइन? वो ट्रांसफर होते जा रहा है। सही है। एक ही नाम के 3 लोग 4 लोग हैं, जिसका इसमें नाम है वो आता ही नहीं है, जिसका है वो इसमें है ही नहीं। हाँ तो अभी वाले बैच का एक अलग पेज पे नाम सारे का लिखवा ले, वैसे ही वही कर कर रहे हैं देंगे, ना। 3 दिन है ना, तो ऐसे ही कर देंगे, हर दिन अलग-अलग मॉर्निंग इवनिंग करके। उसी से फिर पहले वाला 3 दिन का इंक्लूड, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनका सर्टिफिकेशन नहीं हुआ। जैसे 2-3 लोग हैं, वो 1-2 दिन आए हैं, उसके बाद गायब हो गए। तो सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा। और लास्ट डे सर ये सोच रहे हैं सर्टिफिकेट एक साथ ही सबका कर देने के लिए, हाँ दोपहर में संडे जैसे, इसीलिए हम संडे वो किए थे कि संडे के दिन हम करेंगे और एक ही दिन सारा। हाँ, वही ठीक रहेगा। ये बंद हो रेडी है, बस तुम लोग अपना